अध्याय 561 मो कबीले से आगंतुक। तीनों ने पगोडा के अंदर कुछ भी नहीं किया। सुकिंगशी गर्भवती थी, इसलिए यांग ये उसे छूता नहीं था, चाहे वह कितना भी प्यासा क्यों न हो। दूसरी ओर सुकिंगशी की मौजूदगी के कारण यांग ये और शियाओ युक्सी के बीच कुछ भी होना असंभव था। तीनों ने पगोडा के अंदर कुछ देर तक बस इधर उधर खेला और फिर वहां से चले गए। क्योंकि यांग ये ने जिस सुदृढ़ीकरण की बात की थी वह तलवार संप्रदाय में आ चुका था। स्काई हॉल। यांग ये अभी स्काई हॉल में दाखिल ही हुआ था कि उसने कुछ जानी पहचानी शख्सियतें देखीं। ये थे ट्रेंट कबीले से शू शिन, लू जियानयाओ जो पहले ही प्राचीन डोमेन सिटी में लौट आया था, और दिंग शाओयाओ जो पिछली बार जब वे मिले थे तो उसके साथ संघर्ष में शामिल हो गया था। यह यांग ये के लिए काफी चौंकाने वाला था क्योंकि उसने केवल प्राचीन डोमेन सिटी और ट्रेंट कबीले की ही उम्मीद की थी। युवा मास्टर यांग, हम फिर मिलेंगे। दिंग शाओयाओ मुस्कुराया। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मिस दिंग भी आएंगी। यांग ये ने मुस्कुराते हुए हल्के से सिर हिलाया। दिंग शाओयाओ ने कहा, आज मैं अकेला नहीं आया था। मैंने सुना कि तलवार संप्रदाय खतरे में था, इसलिए जब हम यंग मास्टर यांग के सहयोगी हैं तो मेरा दिंग कबीला चुपचाप कैसे खड़ा रह सकता है। इसलिए मैं अपने दिंग कबीले के सभी एक साल दायरे के विशेषज्ञों को अपने साथ लाया हूँ। कुल 107 एक साल दायरे के विशेषज्ञ हैं और उनमें से 40 5वीं रैंक या उससे ऊपर के हैं। मुझे उम्मीद है कि वे यंग मास्टर यांग की मदद करेंगे। यांग ये स्पष्ट रूप से भावुक हो गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि दिंग शाओयाओ वास्तव में दिंग कबीले के सभी एक साल रियल्म विशेषज्ञों को साथ लेकर आएगी। इससे पता चलता है कि वह अपने दिंग कबीले को उसके साथ बांधना चाहती थी। यांग ये ने थोड़ा सोचने के बाद तुरंत समझ लिया। उसे एहसास हुआ कि वह शायद इस बात से अवगत थी कि उसके पास हाफ सेंट रियल में एक मास्टर है। अन्यथा दिंग शाओयाओ के लिए इस तरह से कार्य करना बिल्कुल असंभव था। सहायता के लिए धन्यवाद, मिस दिंग, यांग ये ने कहा। यह सिर्फ एक ऐसी चीज है जो मुझे करनी चाहिए। दिंग शाओयाओ मुस्कुराई और फिर एक तरफ हट गई, और फिर उसकी नज़र सुकिंगशी और शियाओ युशी पर पड़ी। उसने उन दोनों को देखा, यांग ये को देखा और ऐसा लगा जैसे वह विचारों में खोई हुई है। प्राचीन डोमेन सिटी के मेरे सिटी गवर्नर की संपत्ति इस बार आपके लिए एक बहुत बड़ा उपहार लेकर आई है। लू जियानयाओ मुस्कुराया। जब आप तलवार संप्रदाय में थे तब मेरे प्राचीन देव शहर ने सोलिटर कोर की सभी सेनाओं का सफाया कर दिया था। 2 एनकुलों के अलावा प्राचीन डोमेन सिटी के भीतर लुओ जून से संबंधित सभी अन्य शक्तियों का सफाया कर दिया गया है। यहाँ सभी के हाव भाव बदल गए, और इसमें यांग ये भी शामिल था। उन्होंने सोलिटर कोर की ताकत का अनुभव किया था, इसलिए उन्हें आश्चर्य हुआ कि सिटी गवर्नर एस्टेट वास्तव में इतने कम समय में सोलिटर कोर के 90,000 सदस्यों का सफाया करने में सक्षम था। इसके अलावा 2 एनकुलों को छोड़कर इसने प्राचीन डोमेन सिटी में अन्य सभी शक्तियों को भी खत्म कर दिया था जो लुओ जून से संबंधित थीं। यांग ये ने मन ही मन कहा, लगता है मैंने सिटी गवर्नर एस्टेट को थोड़ा कम आंका था। लू जियानयाओ ने आगे कहा, मैं आज 101 साल रियल्म विशेषज्ञों के साथ यहाँ आया हूँ जिन्हें मेरे पिता ने मुझे लाने का आदेश दिया था, और उनमें से 65वीं रैंक या उससे ऊपर के हैं। मेरे पिता ने कहा कि तुम दोनों के बीच समझौता तब लागू हुआ जब तुमने वर्ल्ड पोर्ट्रेट प्राप्त किया, और यह तब तक अनंत काल तक प्रभावी रहेगा जब तक तुम अपने वचन से पीछे नहीं हटते। यांग ये ने कहा, मैं उन लोगों के साथ कभी विश्वासघात नहीं करता जो मेरे साथ विश्वासघात नहीं करते। लू जियानयाओ मुस्कुराया। यही तो मैंने अपने पिता से कहा था। यांग ये ने सिर हिलाया। इस बीच शू शिन ने कहा, युवा मास्टर यांग, मेरे ट्रेंट कबीले के सभी सदस्य तलवार संप्रदाय के आसपास के पहाड़ों में बस गए हैं। शायद वे आक्रामक ताकत के मामले में काफी कमजोर हो सकते हैं, लेकिन उनकी रक्षात्मक क्षमताएं निश्चित रूप से आपको निराश नहीं करेंगी। जब तक कि कोई सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ उनके खिलाफ कार्रवाई न करे, अन्यथा 1001 साल क्षेत्र विशेषज्ञ भी हमारे लिए कोई समस्या नहीं होंगे। धन्यवाद, यांग ये ने कहा। शू शिन मुस्कुराया। मेरा ट्रेंट कबीला अब आपसे बंधा हुआ है, इसलिए विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। यांग ये ने सिर हिलाया, और फिर उसने दिंग शाओयाओ को देखा और कहा, मिस दिंग, आप हम सभी के बीच चाल और योजनाओं में सबसे अच्छी हैं। तो क्या आपको लगता है कि हमें अभी आक्रामक या रक्षात्मक होना चाहिए? दिंग शाओयाओ ने यांग ये की ओर आंखें घुमाईं और कहा, मैंने कुछ जांच की है। ओरिजिन स्कूल के पास लगभग 100 से ज्यादा एक साल रियल्म विशेषज्ञ हैं। फ्लावर पैलेस थोड़ा कमजोर है लेकिन भारी नुकसान झेलने के बाद उसके पास सिर्फ 70 से ज्यादा ही बचे हैं, और घोस्ट सेक्ट के पास भी लगभग 80 हैं। जहां तक ब्राइट मून सेक्ट की बात है, उसके पास सिर्फ 50 से ज्यादा ही हैं। कुल मिलाकर उनके पास जितने एक साल रियल्म विशेषज्ञ हैं वे हमारी सेना से ज्यादा हैं, लेकिन हमारे पास वह दिव्य गोल्ड ड्रैगन है, और यह अंतर को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। तो आप कह रहे हैं कि हमें आक्रामक होना चाहिए? यांग ये ने कहा। दिंग शाओयाओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, ऐसा ही होता, लेकिन अब योजना बदलनी होगी। क्यों? यांग ये हैरान था। दिंग शाओयाओ की अभिव्यक्ति थोड़ी गंभीर हो गई जब उसने कहा, आपको उत्कृष्ट हान साम्राज्य के बारे में सुनना चाहिए था, जिसके पास पूरी तरह से उत्कृष्ट दायरे के विशेषज्ञों से बना एक समूह था, है ना?
यांग ये ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, लुओ जुन ने उस समूह को भेज दिया है। डिंग शाओयाओ ने कहा, सभी नहीं। उसने केवल 3000 एक्साल्ट रियल्म विशेषज्ञों को भेजा है, और उनमें से 1000 ऐसे हैं जो 5वीं रैंक या उससे ऊपर हैं। इसके अलावा यह एक्साल्टेड हान साम्राज्य का एक प्रसिद्ध जनरल है जो सैनिकों का नेतृत्व करेगा, झाओ झानफेई। यह वह व्यक्ति है जिसने अभी अभी पूरे पूर्वी क्षेत्र पर विजय प्राप्त की है। वह एक्साल्ट रियल्म के केवल 5वें रैंक पर है, लेकिन वह अपने सैनिकों को कमांड करने में बेहद कुशल है, और वह अपने सैनिकों का मनोबल भी बढ़ा सकता है। दूसरे शब्दों में, वह उनकी ताकत बढ़ाने के लिए उनका मनोबल बढ़ा सकता है, इसलिए उसका सामना करना एक सेना का सामना करने जैसा है। यांग ये ने डिंग शाओयाओ पर एक गहरी और लंबी नजर डाली और फिर कहा, चूंकि आप जानते थे कि महान हान साम्राज्य ने इतनी दुर्जय सेना भेजी थी, तो फिर भी आप मेरी मदद करने के लिए दक्षिणी क्षेत्र में क्यों आए? क्या किसी शक्तिशाली टाइटन की ताकत बढ़ाने की कोशिश करने के बजाय जरूरत के समय समय पर सहायता प्रदान करना बेहतर नहीं है? डिंग शाओयाओ मुस्कुराया। यांग ये ने कहा, मैं इस दयालुता को याद रखूंगा। डिंग शाओयाओ मुस्कुराया और आगे बोला, ग्रैंड किन एम्पायर और डाकब ईस्ट एम्पायर निश्चित रूप से हमारी सहायता करेंगे। हालांकि हम शहरों पर नहीं बल्कि संप्रदायों पर हमला करेंगे, इसलिए उनकी सेनाएं काफी महत्वहीन होंगी। केवल स्पिरिट रियल्म और एक्साल्ट रियल्म के उनके विशेषज्ञ ही हमारे काम आएंगे। हालांकि भले ही हम दोनों साम्राज्यों के एक्साल्ट रियल्म विशेषज्ञों को शामिल करें, फिर भी हमारे पास जितने एक्साल्ट रियल्म विशेषज्ञ हैं, वे एक्साल्टेड हान साम्राज्य और उन सभी संप्रदायों की तुलना में बहुत कम हैं। यह एक समस्या है। यांग ये ने भौहें सिकोड़ी। उसे दिव्य स्वर्ण ड्रैगन के साथ सेना में शामिल होकर कुछ दर्जन एक साथ दायरे के विशेषज्ञों का सफाया करने की अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा था, लेकिन यह केवल साधारण एक साथ दायरे के विशेषज्ञों तक ही सीमित था। हालांकि एक्साल्टेड हान साम्राज्य के एक साथ दायरे के विशेषज्ञ निश्चित रूप से सामान्य से बहुत दूर थे, और उनकी संख्या भी बहुत बड़ी थी। कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, बस कुछ स्थानिक पिंजरे उसे और दिव्य स्वर्ण ड्रैगन दोनों को पूरी तरह से फंसाने के लिए पर्याप्त होंगे। एक और समस्या है, डिंग शाओयाओ ने कहा, हम केवल एक साथ दायरे के विशेषज्ञों के बारे में बात कर रहे हैं। आखिरकार एक साथ दायरे के ऊपर मोनाक दायरा है। शायद एक्साल्टेड हान साम्राज्य के मोनाक दायरे के विशेषज्ञ और वे संप्रदाय यांगी पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर वे हम पर हमला करते हैं तो क्या होगा? वे हिम्मत नहीं करेंगे। यांग ये ने कहा, लुओ जून उस जोखिम को लेने की हिम्मत नहीं करेगा। क्योंकि एक बार जब वह सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञों का उपयोग करता है, तो दानव सम्राट और मेरे गुरु निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। एक बार जब उस स्तर के विशेषज्ञ लड़ाई में शामिल हो जाते हैं, तो यह केवल क्षेत्र पर कब्जा करने की लड़ाई नहीं होगी, और यह महाद्वीप को भी नष्ट कर सकती है। ऐसा कुछ नहीं है जो वह देखना चाहता है। डिंग शाओयाओ ने एक पल सोचा और फिर बोली, मैंने इसे अनदेखा कर दिया। मो कबीले के कुलपति मोशिन्यू तलवार संप्रदाय के संप्रदाय गुरु से मिलने आए हैं। ठीक इसी समय क्षितिज से एक मधुर आवाज गूंजी, मो कबीला। यांग ये की भौहें एक बार फिर सिकुड़ गईं। अध्याय 562, क्या तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत रखते हो? एक मुलाकात। डिंग शाओयाओ के मुंह के कोनों पर एक मजाकिया मुस्कान उभरी जब उसने ये शब्द सुने। भले ही मो कबीला केंद्रीय क्षेत्र का एक छिपा हुआ कबीला था, तलवार संप्रदाय की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि मूल विद्यालय भी इसकी तुलना नहीं कर सकता था। फिर भी अब मो कबीले के कुलपति वास्तव में तलवार संप्रदाय के गुरु से मिलने आए थे। डिंग शाओयाओ जानती थी कि यह निश्चित रूप से इसलिए था क्योंकि मो कबीले को पता था कि यांग ये के पास हाफ सेंट दायरे में एक गुरु था। तलवार संप्रदाय का गुरु कौन था? वह सुकिंगशी था। सुकिंगशी कौन थी? वह यांग ये की पत्नी थी। गुरु माता पिता की तरह होता है। दूसरे शब्दों में, सुकिंगशी एक अर्ध संत की बहू के बराबर थी। मो कबीला यांग ये को कोई चेहरा नहीं दे सकता था, और वह सुकिंगशी को भी कोई चेहरा नहीं दे सकता था। हालांकि उसने अर्ध संत को कोई चेहरा नहीं देने की हिम्मत बिल्कुल नहीं की। सुकिंगशी की आंखों में एक अजीब सा भाव था। मो कबीला। इस बीच जियो युक्सी ने उसके कान में कुछ शब्द कहे, और फिर सुकिंगशी को तुरंत समझ में आ गया, इसलिए उसने यांग ये की ओर देखा। चलो चलें। चूंकि वे विनम्रता से आए हैं, इसलिए हम असभ्य नहीं हो सकते, यांग ये ने कहा। वे सभी स्काई हॉल से बाहर निकले, और उन्होंने एक अधेड़ उम्र के आदमी और एक औरत को देखा। यांग ये उस औरत को पहचानता था। वह मो किंग्युए थी। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने यांग ये को ध्यान से देखने के बाद कहा, तुम सचमुच अपनी मां की तरह दिखती हो। वह मर चुकी है, यांग ये ने कहा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने धीरे से आह भरी और कहा, मुझे पता है कि आपको मो कबीले से कुछ नाराजगी है, और मैं इस बारे में आपसे बहस नहीं करूंगा। मैं आज अपने साथ 350 एक्साल्ट रियल्म विशेषज्ञ लाया हूं, और उनमें से 100 5वीं रैंक या उससे ऊपर के हैं। मेरा कोई और इरादा नहीं है, और मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूं कि मो कबीले का खून आपके अंदर बहता है, चाहे कुछ भी हो। आप मो कबीले के सदस्य हैं। यांग ये ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, यह मो कबीले का एक सदस्य था जिसने मेरी दादी की मौत का कारण बना और मेरी मां को अपनी जान बचाने के लिए भागने पर मजबूर किया, है ना?
मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा, अपराधी मो कबीले के अंतिम कुलपति की बेटी थी और मो कबीले ने उसकी डैंटियन को अपंग कर दिया है और उसे मो कबीले की जेल में अनंत कारावास की सजा सुनाई है। यांग ये ने कहा, सिर्फ एक व्यक्ति। अधेड़ उम्र के आदमी के हाव भाव थोड़े बदल गए और फिर वह फूट फूट कर हंस पड़ा। मेरा यह भतीजा वाकई उतना ही निर्दयी है जितना कि अफवाहों में कहा गया था। अगर पिताजी अपनी उस छोटी बहन पर ज्यादा ध्यान देते जो एक नौकरानी से पैदा हुई थी, तो उन्हें अपने पोते द्वारा अपनी पत्नी को व्यक्तिगत रूप से अपंग और कैद करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता और उन्हें हमारे कबीले के पूर्वज द्वारा कुलपति के पद से नहीं हटाया जाता। यह एक अर्ध संत था। भले ही मो कबीला लुओ जून का साथ दे, क्या एक अर्ध संत के लिए मो कबीले को नष्ट करना बेहद आसान नहीं होगा। अगर मो कबीला विनाश से बचना चाहता था तो उसके लिए यांग ये की माफी पाना ही एकमात्र रास्ता था, क्योंकि यांग ये की माफी पाने पर न केवल उसके सामने आने वाला खतरा हल हो जाएगा, बल्कि उसे एक असाधारण प्रतिभा और अर्ध संत का समर्थन भी मिल जाएगा, जिससे वह केंद्रीय क्षेत्र में नंबर 1 छिपा हुआ कबीला बन जाएगा। लेकिन अब ऐसा लगेगा कि यांग ये की माफी पाना इतना आसान नहीं था। सौभाग्य से, यह मेरी मां नहीं थी जिसने मेरी छोटी बहन की मां की मृत्यु का कारण बना और मेरी छोटी बहन को कबीले से भागने पर मजबूर किया। अन्यथा मो कबीले का कुलपति बनना तो दूर, जीवित रहना भी मेरे लिए एक समस्या होती। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और फिर कहा, यह मेरे मो कबीले के लिए अभी सबसे अच्छा काम है, क्योंकि वह तुम्हारे दादा की बेटी है, चाहे कुछ भी हो। इसके अलावा वह सीटू कबीले के कुलपति की बेटी है। अगर मैं उसे मार दूं तो यह निश्चित रूप से हमारे कबीलों के बीच युद्ध का कारण बनेगा। इसलिए अगर तुम उसे मारना चाहते हो तो तुम्हें सम्राट क्षेत्र में जाना होगा या अपने स्वामी से ऐसा करने के लिए कहना होगा। मैं मो कबीले की यात्रा करूंगा। यांग ये ने कहा, मैं एक अनुचित व्यक्ति नहीं हूं और मैं पूरे मो कबीले के खिलाफ काम नहीं करूंगा। लेकिन मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जिसे धोखा देना आसान हो। चाहे उसकी पहचान कुछ भी हो, मैं निश्चित रूप से उस व्यक्ति को खुद ही मार डालूंगा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपने दिल में राहत की सांस ली। जब तक वह पूरे कबीले के खिलाफ काम नहीं करता, तब तक सब ठीक है। क्योंकि हमारा मो कबीला वास्तव में एक अर्धसंत क्षेत्र विशेषज्ञ के क्रोध को सहन नहीं कर सकता। भले ही वह अर्धसंत हमारे मो कबीले के खिलाफ काम न करे, एक बार जब यांग ये भविष्य में सम्राट क्षेत्र प्राप्त कर लेता है तो उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उसके पास जो प्राकृतिक प्रतिभा है वह शायद उसे अपने दम पर मो कबीले को कुचलने की अनुमति देगी। अधेड़ उम्र का आदमी मुस्कुराया। हमारे कबीले के पूर्वज ने कहा कि तुम मो कबीले के सदस्य हो, इसलिए मो कबीला तुम्हारे पक्ष में खड़ा रहेगा चाहे कुछ भी हो, भले ही वह महान हान साम्राज्य के खिलाफ ही क्यों ना हो। यांग ये एक पांडित्यपूर्ण व्यक्ति नहीं था, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से मना नहीं किया। बेशक अगर यह पूरा मो कबीला था जिसने उसकी दादी की मौत का कारण बना और उसकी मां को छोड़ने के लिए मजबूर किया, तो वह इस आदमी और औरत को मारने में संकोच नहीं करेगा जो उसके सामने खड़ा था। ठीक इसी समय दिंग शाओयाओ के सामने अंतरिक्ष में उतार चढ़ाव की लहर उठी और थोड़ी ही देर में उसकी खूबसूरत भौहें आपस में जुड़ गईं। क्या हुआ? यांग ये ने पूछा। झाओ झानफेई दक्षिणी क्षेत्र में आ गया है। सबसे पहले उसने चारों संप्रदायों के सभी शिष्यों को तलवार संप्रदाय में आने से रोक दिया और फिर उसने उन सभी को एक साथ इकट्ठा किया। उसके बाद उसने ग्रैंड किन साम्राज्य के उच्च पदस्थ अधिकारियों की लगातार हत्या करने के लिए लीग ऑफ डूम के हत्यारों को भेजा। इस समय ग्रैंड किन साम्राज्य के कई क्षेत्रों में अव्यवस्था फैलनी शुरू हो गई है। क्या योजना है? वह वास्तव में हमारे गठबंधन को आते ही अव्यवस्था में डालने की सोच रहा है, दिंग शाओयाओ ने कहा। यांग ये ने कहा, चून की मोनाक रियल्म विशेषज्ञ लड़ाई में शामिल नहीं हो सकते, इसलिए अगर ऐसी स्थिति जारी रही तो यह हमारे लिए नुकसानदेह होगा। दिंग शाओयाओ ने सिर हिलाया और कहा, वह हमें पूरी तरह से निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर कर रहा है। दुर्भाग्य से उसने कभी नहीं सोचा कि यह वही है जो हम चाहते हैं। अगर यह कुछ समय पहले की बात होती तो उनके पास झाओ झानफेई की सेना के खिलाफ जीत का कोई मौका नहीं था। लेकिन अब जब उनके पास मो कबीले का समर्थन था, भले ही उनके पास मौजूद एक साल्ट रियल्म विशेषज्ञों की संख्या अभी भी कम थी, उनके पास यांग ये और दिव्य गोल्ड ड्रैगन था। चाहे वह यांग यी हो या दिव्य स्वर्ण ड्रैगन, दोनों ही साधना के एक ही क्षेत्र में अजेय थे। क्या हम सचमुच अभी एक निर्णायक लड़ाई लड़ने जा रहे हैं? शू शिन ने पूछा। यह तो बस शुरुआत है, दिंग शाओयाओ ने कहा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो झाओ झानफेई का उद्देश्य हमें यथासंभव नष्ट करना है, और अगर यह संभव नहीं है तो वह हमारी ताकत को खत्म करने की कोशिश करेगा। लुओ जून केंद्रीय क्षेत्र का सम्राट बन गया है, लेकिन इससे निश्चित रूप से महान हान साम्राज्य में अशांति पैदा होगी। उदाहरण के लिए, वे सभी अन्य राजकुमार निश्चित रूप से इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होंगे। इसलिए लुओ जून को दक्षिणी क्षेत्र पर मार्च करने से पहले महान हान साम्राज्य के आंतरिक मामलों से निपटना होगा। वह निश्चित रूप से उस अवधि के दौरान हमें आसान समय नहीं देगा और इसीलिए उसने झाओ झानफेई को यहां भेजा है। यांग ये ने कहा, हमें सिर्फ जीतना ही नहीं है, हमें भारी विजय हासिल करनी है।
डिंग शाओयाओ ने सिर हिलाया और कहा, आप सही कह रहे हैं, हमें एक जबरदस्त जीत हासिल करनी होगी। तभी हम दक्षिणी क्षेत्र के उन लोगों को अपने साथ शामिल होने के लिए राजी कर पाएंगे जिन्होंने अभी तक कोई पक्ष नहीं चुना है। जब तक हमारे पास जीतने का मौका है, तब तक मेरा मानना कि वे निश्चित रूप से लुओ जून के लिए कुत्ते बनने को तैयार नहीं होंगे। आखिरकार, कोई भी अपना क्षेत्र दूसरे को सौंपने के लिए तैयार नहीं है। हम वह भारी जीत कैसे हासिल करेंगे? यह सवाल लू जियानियाओ ने पूछा था। डिंग शाओयाओ मुस्कुराई और फिर उसने यांग ये को देखा और कहा, पहला कदम हमारी सेना का मनोबल बढ़ाना है। यांग ये ने सिर हिलाया और कहा, मैं समझ गया। इस समय भूत संप्रदाय, फूल महल और ब्राइट मून संप्रदाय के सभी विशेषज्ञों को झाओ झानफेई द्वारा मूल विद्यालय में बुलाया गया था। झाओ झानफेई को बहुत स्पष्ट रूप से पता था कि अगर इन संप्रदायों के विशेषज्ञ तलवार संप्रदाय पर डाकुओं की तरह हमला करते हैं, तो वे सभी यांगी द्वारा नष्ट कर दिए जा सकते हैं, चाहे वे कितने भी हों। यदि वे एकजुट नहीं होते, तो कोई भी यांगी और उस दिव्य स्वर्ण ड्रैगन का विरोध नहीं कर सकता था। जनरल झाओ, हमारे पास अभी लगभग 5100 रियल्म विशेषज्ञ हैं। क्या इतने सारे विशेषज्ञों के लिए तलवार संप्रदाय का सफाया करना बेहद आसान नहीं है? आप अभी तक हमला करने के लिए तैयार क्यों नहीं हैं? ओरिजिन स्कूल के एक विशेषज्ञ ने झाओ झानफेई को देखा जो ओरिजिन स्कूल के एक भव्य हॉल में मेजबान की सीट पर बैठा था। झाओ झानफेई ने उस बुजुर्ग की ओर ठंडी निगाह से देखा और कहा, मुझे पता है कि आप सभी सैनिक नहीं हैं और आपके पास एक सैनिक की समझ नहीं है, लेकिन मुझे आप सभी को चेतावनी देने की अनुमति दें कि मेरे पास हर चीज के लिए अपनी योजनाएं हैं। आप सभी को केवल मेरे आदेशों का पालन करना है और मेरे साथ सहयोग करना है, मुझसे सवाल नहीं करना है। मैं इसे जाने दूंगा क्योंकि यह आपका पहला अपराध था, लेकिन अगर यह दोबारा हुआ तो मैं निश्चित रूप से बिना दया के आपको मार डालूंगा। यह सुनकर ओरिजिन स्कूल के उस बुजुर्ग और ओरिजिन स्कूल के सभी बुजुर्गों का चेहरा लाल हो गया, लेकिन वे भड़कने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। साथ ही वे अपने दिल में बहुत असहज महसूस कर रहे थे। आखिरकार, वे दक्षिणी क्षेत्र में नंबर 1 संप्रदाय के बुजुर्ग थे। हमेशा से ही दूसरे लोग उनकी मर्जी के मुताबिक काम करते आए थे। उन्हें कभी किसी दूसरे की मर्जी के मुताबिक काम करना पड़ा था। क्या तुमने यांगी के पास मौजूद शक्तियों का पता लगा लिया है? झाओ झानफेई ने बगल में खड़े एक सुसंस्कृत व्यक्ति की ओर देखा। परिष्कृत व्यक्ति ने एक कदम आगे बढ़कर सिर हिलाया। जनरल, सब कुछ स्पष्ट रूप से जांचा गया है। यदि ग्रैंड किन साम्राज्य और डाकबीस्ट साम्राज्य को शामिल नहीं किया जाता है, तो यांगी के पास 800 से कम 1 रियल्म विशेषज्ञ हैं। यदि 2 साम्राज्यों को शामिल किया जाता है, तो 2000 से अधिक होने चाहिए। यदि वे 2 साम्राज्य अपने सभी ट्रम्प कार्ड का उपयोग करते हैं, तो यह लगभग 3000 होना चाहिए। हालांकि, हमारी तुलना में उनकी ताकत बहुत कम है, और वे निश्चित रूप से एक सीधी लड़ाई में हार जाएंगे। तुमने कुछ मिस किया। तुम यांग ये और उस दिव्य स्वर्ण ड्रैगन को मिस कर गए। झाओ झानफेई ने ठंडे स्वर में कहा। चाहे वह यांग ये हो या वह दिव्य स्वर्ण ड्रैगन, 5वीं रैंक या उससे ऊपर के कम से कम 50 रियल्म विशेषज्ञों के बिना उनके खिलाफ जाना पूरी तरह से असंभव है। खासकर यांग ये जिसके पास कई दाव कलाकृतियां हैं। मुझे लगता है कि 100 रियल्म विशेषज्ञों की संयुक्त सेना भी उसके खिलाफ असहाय होगी। परिष्कृत व्यक्ति ने कहा, फिर भी हमारे पास अभी भी पूर्ण लाभ है। झाओ झानफेई ने कहा, अगर हमारी सेनाएं आपस में टकराती हैं और यांग ये और वह दिव्य स्वर्ण ड्रैगन हमारी सेना पर हमला करते हैं, तो हम क्या करेंगे? क्या हम उन दोनों के पास मौजूद शारीरिक सुरक्षा के साथ उन्हें नुकसान पहुंचा पाएंगे? इसलिए हमें यांग ये से निपटने का कोई तरीका सोचना होगा, अन्यथा वह दिव्य स्वर्ण ड्रैगन और वह निश्चित रूप से युद्ध के दौरान हमारे खिलाफ विनाशकारी प्रहार करने में सक्षम होंगे। परिष्कृत व्यक्ति ने कहा, मर्त्य सम्राट और एन नानजिंग के अलावा संभवतः पूरी दुनिया में कोई भी एक साथ दायरे का विशेषज्ञ नहीं है जो उसके खिलाफ जा सके। झाओ झानफेई का चेहरा उतर गया। अगर महान हान साम्राज्य की सेना यहां पहुंच सकती है, तो भले ही वह पूरी सेना की ताकत से यांग ये को हरा न सके, फिर भी वह यांग ये को व्यस्त रख सकता है। यह इस हद तक था कि अगर उसके पास 1000 और महान क्षेत्र विशेषज्ञ होते, तो उसके लिए यांग ये को मारना भी संभव हो सकता था। दुर्भाग्य से, महान क्षेत्र विशेषज्ञों के अलावा अन्य सेनाएं समय पर दक्षिणी क्षेत्र में नहीं पहुंच सकीं, क्योंकि केवल महान क्षेत्र विशेषज्ञ ही अंतरिक्ष को चीर सकते थे। परिष्कृत व्यक्ति ने अचानक कहा, क्या हमें रक्त बलिदान के महान स्वरूप का उपयोग करना चाहिए? झाओ झानफेई की पुतलियां सिकुड़ गईं, और केंद्रीय क्षेत्र से झाओ झानफेई के साथ यहां आए अन्य लोगों के हाव भाव भी काफी बदल गए थे। झाओ झानफेई बहुत देर तक चुप रहा, फिर उसने कहा, मुझे इस पर कुछ सोचने की इजाजत दीजिए। महान हान साम्राज्य, क्या आप में से किसी में मुझसे लड़ने की हिम्मत है? ठीक इसी समय हॉल के बाहर से एक आवाज गूंजी, यह यांग ये है क्या? वह यहाँ क्या कर रहा है? ओरिजिन स्कूल के एक बुजुर्ग ने हैरानी से कहा। अध्याय 563 बस इतना ही। यांग ये ओरिजिन स्कूल के ऊपर हवा में दिव्य स्वर्ण ड्रैगन पर खड़ा था, और उसने ठंडे और उदासीन भाव से लेग को नीचे ओरिजिन स्कूल की ओर इशारा किया।
ओरिजिन स्कूल के अनगिनत शिष्य अपने भव्य हॉल के बाहर चौक पर दौड़े और यांग यी और दिव्य स्वर्ण ड्रैगन को हवा में देखते रहे। वह तलवार संप्रदाय का यांग ये है। कितनी शक्तिशाली तलवार की मंशा। मैं वास्तव में उसकी तलवार की मंशा से प्रभावित हूं जबकि वह इतनी दूर है। हे भगवान, उसकी तलवार की मंशा वास्तव में कितनी मजबूत है। उसके नीचे जो विशाल ड्रैगन है, क्या वह एक पौराणिक दिव्य स्वर्ण ड्रैगन है? कितना भयानक। यह प्राचीन ग्रंथों में वर्णित वर्णन से भी अधिक भयानक है। किंवदंती के अनुसार ड्रैगन जाति अत्यंत अभिमानी है और मनुष्यों को नीची दृष्टि से देखती है। एक ड्रैगन वास्तव में यांग ये का वाहन बनने के लिए कैसे तैयार हो सकता है? हे भगवान, क्या यह हो सकता है कि तलवार संप्रदाय के एक और संस्थापक पूर्वज का जन्म हुआ है? उसकी तलवार की मंशा कम से कम 8वें स्तर पर है। हमारे मूल विद्यालय में शायद ही कोई ऐसा हो जो उसे एक साथ दायरे में टक्कर दे सके। अफसोस, अगर कोई उसे युद्ध में हराने में सक्षम नहीं है तो हमारा मूल विद्यालय भी फूल महल की तरह पूरी तरह से बदनाम हो जाएगा। झाओ झानफेई की अभिव्यक्ति तब बदल गई जब उसने यांग ये की आवाज सुनी जो भव्य हॉल के बाहर से आई थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यांग ये वास्तव में अकेले ही ओरिजिन स्कूल में आने और चुनौती देने की हिम्मत करेगा। क्या वह वास्तव में खुद को अजेय समझता है? वह हमारे सैनिकों का मनोबल गिराना चाहता है। इस बीच वह सुसंस्कृत व्यक्ति धीमी आवाज में बोला। ओरिजिन स्कूल के एक बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या यह बहुत बढ़िया नहीं है कि वह आया है? यह उससे निपटने का सबसे अच्छा अवसर है। हे, मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि वह कुछ हजार एक साल ट्रियल्म विशेषज्ञों से बच सकता है। उस सुसंस्कृत व्यक्ति ने उस बुजुर्ग की ओर देखा और सपाट लहजे में बोला, क्या तुमने उसे नहीं सुना? वह आमने सामने की लड़ाई की मांग कर रहा है। अगर हम उसे घेरने के लिए एक समूह भेजते हैं तो हम ही अपना सम्मान खो देंगे और इससे पूरा दक्षिणी क्षेत्र और केंद्रीय क्षेत्र के कुछ कबीले भी सोचेंगे कि मेरा श्रेष्ठ हान साम्राज्य उससे डरता है। अगर कुछ हजार श्रेष्ठ क्षेत्र के विशेषज्ञों का समूह वास्तव में उसे मार सकता है तो कुछ सम्मान खोना बहुत बुरा नहीं होगा। लेकिन समस्या यह है कि अगर वे उसे मारने में सक्षम नहीं हैं तो क्या होगा? उस समय यह ऐसा होगा जैसे यांग ये हमारे चेहरों को जमीन पर रौंदने से पहले उन्हें कुचल देगा। यह कैसे संभव हो सकता है? उस बुजुर्ग ने कहा, यांग ये संभवतः कुछ हजार एक साल ट्रियल्म विशेषज्ञों का मुकाबला कैसे कर सकता है? सलाहकार झूगे, क्या आप उसके बारे में कुछ ज्यादा ही नहीं सोच रहे हैं? उस शिष्ट व्यक्ति ने उस बुजुर्ग की ओर देखा, फिर भी एक शब्द भी नहीं बोला। वह बुजुर्ग अपनी उपेक्षा से तुरंत क्रोधित हो गया, लेकिन उसने उस सुसंस्कृत व्यक्ति की आलोचना करने की हिम्मत नहीं की और केवल उसे एक भयंकर निगाह से घूर सका। क्या यह हो सकता है कि महान हान साम्राज्य और मूल विद्यालय के सभी सदस्यों के पास कोई गेंद नहीं है? क्यों ना हम ऐसा करें? मैं तुम्हें 2 बनाम 1 लड़ाई में लड़ने की अनुमति दूंगा, ठीक है? ठीक इसी समय यांग ये की आवाज एक बार फिर उनके कानों में गूंजी। वह बहुत आगे जा रहा है। ओरिजिन स्कूल का वह बुजुर्ग जो पहले बोल रहा था, क्रोध से भड़क उठा। एल्ड युआनचे, आप इतने गुस्से में हैं तो यांग ये से लड़ने क्यों नहीं जाते? यांग ये एक साथ दायरे के केवल तीसरे रैंक पर है जबकि आप पहले से ही एक साथ दायरे के 9वें रैंक पर हैं। एल्ड युआनचे के लिए आपके पास जो ताकत है उससे यांग ये को मारना आसान होना चाहिए। परिष्कृत व्यक्ति ने उदासीन स्वर में कहा। उस बुजुर्ग के मुंह के कोने फड़क उठे। भले ही उसने पहले यांग ये से लड़ाई नहीं की थी, लेकिन उसने यांग ये के कारनामों के बारे में सुना था। यांग ये ने फ्लावर पैलेस पर हमला करते समय लगातार कुछ 9वीं रैंक के एक साल ट्रियल्म विशेषज्ञों को भी मार डाला था। इसके अलावा यांग ये ने उस सुनहरे ड्रैगन से सोलिटर कोर के 10,000 सैनिकों का कत्लेआम किया था। इसलिए वह स्पष्ट रूप से जानता था कि अगर वह यांग ये से लड़ता है तो वह यांग ये के लिए बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर पाएगा। हालांकि अगर वह उस परिष्कृत आदमी के इस तरह बोलने के बाद यांग ये का सामना करने नहीं जाता तो यह वास्तव में मूल विद्यालय के लिए बहुत बड़ा अपमान होगा। लेकिन अगर वह यांग ये का सामना करने जाता तो बहुत संभावना थी कि वह वापस नहीं आ पाता। क्या यांग ये ने अभी ऐसा नहीं कहा? वह हमें 2-1 की लड़ाई में लड़ने की अनुमति देता है। चूंकि यह ऐसा ही है तो चलो मेरे मूल विद्यालय से एक विशेषज्ञ और उत्कृष्ट हान साम्राज्य से एक और विशेषज्ञ भेजते हैं, ठीक है? इस बीच मूल विद्यालय के अन्य बुजुर्गों में से एक ने अचानक बात की। ठीक है, युआनचे ने जल्दी से कहा, यांग ये ने सिर्फ मेरे मूल विद्यालय को ही नहीं भड़काया, उसने महान हान साम्राज्य को भी भड़का दिया। जनरल झाओ, आप महान हान साम्राज्य के एक महान जनरल हैं, जिनके पास हमारे अधीन अनगिनत विशेषज्ञ हैं, तो क्या आप उनमें से किसी को भी भेजकर यांग ये का सफाया नहीं कर सकते? झाओ झानफेई ने युआनचे की तरफ ठंडी नजर से देखा। ये बुजुर्ग वाकई बिल्कुल बेकार हैं, फिर भी परेशानी खड़ी करने में माहिर हैं। अगर यह समग्र स्थिति को ध्यान में रखकर न होता तो झाओ झानफेई वाकई युआनचे को मौके पर ही मार डालना चाहता था। मैं उस आदमी से लड़ने को तैयार हूं, यांग ये। इस बीच कवच से ढका एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी आगे आया। झाओ झानफेई ने भौहें से कुर्नी और फिर उसने कहा, यांग ये साधना के समान क्षेत्र के लोगों के बीच व्यवहारिक रूप से अजेय है।
तुम दोनों अगर मिल भी जाओ तो भी शायद उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। अनावश्यक बलिदान देने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उसे बाहर से लगातार बकवास करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। आदमी ने गहरी आवाज में कहा, मुझे और एल्डे युआनचे को उसकी ताकत पर रखने की इजाजत दीजिए। अगर हम उससे नहीं लड़ पाए तो हम भाग जाएंगे। झाओ झानफेई काफी हिचकिचा रहा था क्योंकि लुओ जून के संदेश में यांग ये से सावधान रहने की चेतावनी थी। वह कल्पना कर सकता था कि यांग ये कितना शक्तिशाली था, अन्यथा नश्वर सम्राट निश्चित रूप से यांग ये को इतना महत्व नहीं देते और उसे सावधान रहने के लिए नहीं कहते। बस उन्हें यांग ये की ताकत का परीक्षण करने दें। इस बीच परिष्कृत व्यक्ति ने कहा, हमें यांग ये की ताकत के बारे में स्पष्ट समझ होनी चाहिए, तभी हम अपने दुश्मन को इतनी अच्छी तरह से जान पाएंगे कि आने वाली लड़ाई के लिए अपनी रणनीति तैयार कर सकें। शायद एल्डे युआनचे और चीहू यांग ये का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन उनके लिए उससे बच निकलना संभव होना चाहिए। भले ही वे ऐसा न कर सकें, हमारे पास अपनी पूरी ताकत है और हम उनकी मदद कर सकते हैं। झाओ झानफेई ने एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाई, फिर उसने सिर हिलाया और कहा, अगर तुम दोनों उसके सामने नहीं टिक सकते तो तुरंत पीछे हट जाओ, समझे। भले ही लुओ जुन ने उसे सावधान रहने के लिए कहा था, लेकिन उसे यांग ये की ताकत के बारे में बिल्कुल भी अच्छी समझ नहीं थी। जैसा कि परिष्कृत व्यक्ति ने कहा था, उसे यांग ये की असली ताकत को समझने की जरूरत थी। अगर झाओ झानफेई को सेंट रूइंस के बाहर लड़ाई के दौरान यांग ये की उपलब्धियों के बारे में पता होता, तो शायद वह उन्हें यांग ये से लड़ने की अनुमति नहीं देता। दुर्भाग्य से उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि लुओ जून ने यांग ये से अपनी हार की खबर को गुप्त रखा था। नश्वर सम्राट के रूप में वह दूसरों को यांग ये से अपनी हार के बारे में कैसे बता सकता था। आखिरकार यह उसकी प्रतिष्ठा के लिए एक घातक झटका होगा। इसलिए उन्होंने झाओ झानफेई को यांग ये की असली ताकत के बारे में नहीं बताया था और उन्होंने सिर्फ झाओ झानफेई से सावधान रहने के लिए कहा था। कवच पहने हुए व्यक्ति ने सिर हिलाया जबकि युआनचे के दिल में थोड़ी सी घृणा पैदा हुई। उसने स्वीकार किया कि वह यांग ये से आमने सामने की लड़ाई में नहीं लड़ सकता, लेकिन उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि 2 नौवीं रैंक के एक्साल्ट रियल्म विशेषज्ञों की संयुक्त सेना यांग ये से हार जाएगी। आखिरकार यांग ये केवल एक्साल्ट रियल्म में था, न कि सम्राट रियल्म में। इसलिए युआनचे को वास्तव में लगा कि केंद्रीय क्षेत्र के ये गहन लोग बहुत कायर थे। वे दोनों भव्य हॉल से बाहर निकले और हवा में उछल पड़े। यांग ये, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने और मेरे मूल विद्यालय में जंगली दौड़ने की? मैं तुम्हें आज मृत्यु शब्द का अर्थ सिखाऊंगा। हवा में पहुंचते ही युआनचे ने यांग ये को गुस्से से घूरा और उसकी प्रभावशाली आभा हिंसक रूप से फैल गई। यांग ये ने लाग को घुमाते हुए ठंडी हंसी हंसी और फिर एक अस्पष्ट लहर चमक उठी। युआनचे की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई और वह बस पलटवार करने ही वाला था कि उस लहर की गति अचानक विस्फोटक रूप से बढ़ गई। युआनचे चकित था क्योंकि वह लगभग तुरंत ही उसके सामने आ गई थी और वह बस उसे चकमा देने ही वाला था। दुर्भाग्य से उसने महसूस किया कि इस पल में एक अजीब ऊर्जा की किरण ने उसे घेर लिया और उस ऊर्जा के गायब होने के साथ ही लहर भी गायब हो गई। युआनचे दंग रह गया और फिर वह हंसी से पागलों की तरह दहाड़ उठा और बोला, यांग ये, क्या यह तुम्हारी तलवार की हुई है? बस इतना ही। यांग ये ने युआनचे को ऐसे देखा जैसे वह किसी मूर्ख को देख रहा हो। सकना। युआनचे यांग ये का मजाक उड़ाने ही वाला था कि अचानक उसकी गर्दन से ताज़ा खून की धार फूट पड़ी और फिर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसके दिमाग में आखिरी विचार कौंधने लगे। क्या हो रहा है? उसके बाद उसका सिर एक तरफ झुका और जमीन की ओर गिर गया। चारों ओर मौत जैसा सन्नाटा था। यांग ये ने 9वीं रैंक के एक्साल्ट रियल्म विशेषज्ञ को ऐसे ही नष्ट कर दिया। उसके पास विरोध करने की ताकत भी नहीं थी। क्या यांग ये एक सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ हैं? आपकी तलवार की मंशा। कवच में आदमी ने आश्चर्य से यांग ये को देखा और वह कुछ कहने ही वाला था कि उसकी गर्दन में एक लहर दौड़ गई और इससे उसकी आवाज अचानक बंद हो गई। वह अपनी तलवार के एक झटके से ही 9वीं रैंक के एक्साल्ट रियल्म विशेषज्ञों का सफाया कर रहा है। आसपास खड़े सभी लोग यांग ये को भय से देख रहे थे और कुछ अपेक्षाकृत कमजोर शिष्यों के पैर भी कांपने लगे थे। यांग ये ने नीचे जमीन पर पड़ी सभी आकृतियों पर उदासीनता से नजर डाली और फिर उसने कहा, बहुत कमजोर। यहाँ 2 और भेजो। झाओ झानफेई के चेहरे पर एक बेहद उदास भाव था, जबकि उसका दाहिना हाथ उसकी कमर पर लटकी तलवार की मूठ पर कसकर जकड़ा हुआ था। उसके बगल में बैठे परिष्कृत व्यक्ति के चेहरे पर भी एक बेहद गंभीर भाव था और उसकी भौहें कसकर एक साथ सिकुड़ी हुई थीं। जहां तक मूल विद्यालय के अन्य बुजुर्गों और यहां मौजूद एक्साल्ट रियल्म के प्रगाढ़ लोगों की बात है, तो उन सभी के चेहरे पर डर था और वे यांग ये को ऐसे देख रहे थे जैसे वे किसी राक्षस को देख रहे हों। वे बहुत स्पष्ट रूप से जानते थे कि यांग ये बेहद मजबूत था, लेकिन उन्होंने कल्पना नहीं की थी कि वह इस हद तक मजबूत होगा। पूरे दक्षिणी क्षेत्र में एक भी एक्साल्ट रियल्म विशेषज्ञ नहीं है जो उसके बराबर हो सके। कुछ समय बीतने के बाद ओरिजिन स्कूल के एक बुजुर्ग ने कहा, अब हमें क्या करना चाहिए? महान हान साम्राज्य के विशेषज्ञों में से एक ने धीमी आवाज में पूछा। सभी की नजरें झाओ झानफेई की ओर उठीं।
एक क्षण की चुप्पी के बाद झाओ झानफेई ने एक क्रूर अभिव्यक्ति प्रकट की और कहा, झूगे, रक्त बलिदान की भव्य संरचना तैयार करो। झूगे की पलकें फड़कने लगी और फिर उसने यांग ये की ओर देखा, फिर उसने धीरे से आह भरी और चला गया। झाओ झानफेई ने आसमान की ओर देखा और फिर कहा, समय समय पर एक एक्साल्ट रियल्म विशेषज्ञ को उससे लड़ने के लिए भेजो। उसे 24 घंटे तक यहाँ रुकना होगा। इस बीच ओरिजिन स्कूल के एक बुजुर्ग ने अचानक कहा, क्या यह ओरिजिन स्कूल के एक्साल्ट रियल्म विशेषज्ञ होंगे या एक्साल्टेड हान साम्राज्य? यह सुनकर अन्य प्राचीनों के दिल कांप उठे, क्योंकि वे सभी स्पष्ट रूप से जानते थे कि जो कोई भी वहां भेजा जाएगा उसे मार दिया जाएगा। झाओ झानफेई ने ओरिजिन स्कूल के उस बुजुर्ग की ओर ठंडी निगाह से देखा और कहा, चूंकि आपने मेरे महान हान साम्राज्य का पक्ष लिया है, तो आपको अपनी स्थिति समझनी चाहिए। अगर आप नहीं समझते हैं, तो मुझे व्यक्तिगत रूप से आपको समझाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। आखिरकार, उसने पूर्वी क्षेत्र पर विजय प्राप्त करते समय ओरिजिन स्कूल जैसे अनगिनत संप्रदायों का सफाया कर दिया था। आप क्या कहना चाह रहे हैं? उस बुजुर्ग के चेहरे का भाव बदल गया। मैं यह कह रहा हूं कि यदि मेरा महान हान साम्राज्य पीछे हट जाए, तो आपका मूल स्कूल क्या करेगा? झाओ झानफेई ने कहा। उस बुजुर्ग का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। अगर महान हान साम्राज्य अभी पीछे हट जाता है, तो यांग यी का तो जिक्र ही नहीं, सिर्फ वह दिव्य स्वर्ण ड्रैगन ही मूल विद्यालय के लिए एक बड़ी समस्या बन जाएगा। इसके अलावा, अगर झाओ झानफेई मूल विद्यालय के खिलाफ कार्रवाई करता है, तो मूल विद्यालय उसका विरोध कैसे करेगा? कुछ बुजुर्गों को इस बात का एहसास हो गया था, इसलिए उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। साथ ही वे अपने दिल में और भी असहज महसूस कर रहे थे। अपने ऊपर विपत्ति लाना कैसा होता है? यह बिल्कुल वैसा ही था। ओरिजिन स्कूल का एक बुजुर्ग यांग ये के पास प्रकट हुआ। तलवार सम्राट, आप साधना के क्षेत्र में उन लोगों के बीच अजेय हैं, तो क्या आप यहाँ आकर और मेरे मूल विद्यालय के सदस्यों को चुनौती देकर दूसरों को धमका नहीं रहे हैं? अगर यह खबर फैल गई तो क्या यह आपकी प्रतिष्ठा के लिए बुरा नहीं होगा? उस बुजुर्ग ने बहुत विनम्र लहजे में बात की, और ऐसा लग रहा था कि उसे यांगी से लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। प्रतिष्ठा? यांग ये ठंडी हंसी हंसी। वे मुझे तलवार दानव कहते हैं। मेरी क्या प्रतिष्ठा है? जहां तक बदमाशी की बात है, हाँ, आप कम से कम एक साल दायरे के 5वें रैंक पर हैं, है ना? मैं एक साल दायरे के केवल 3रे रैंक पर हूं, इसलिए यह आप ही हैं जो मुझे बदमाशी कर रहे हैं, है ना? बकवास बंद करो और बस हमला करो। वह बुजुर्ग क्रोधित हो गया। वह बोलना जारी रखना चाहता था, लेकिन यांग ये ने अचानक अपना हाथ थोड़ा सा हिला दिया। वह बुजुर्ग इस घटनाक्रम से चकित था और उसने पीछे मुड़कर भागने में संकोच नहीं किया। कुछ ही समय में वह बुजुर्ग यांग ये की दृष्टि के क्षेत्र से गायब हो गया था। यांग ये दंग रह गया। वह आदमी ऐसे ही भाग गया। नीचे जमीन पर बैठे सभी शिष्य स्तब्ध रह गए। हमारे संप्रदाय का एक बुजुर्ग यूं ही भाग गया। उसमें लड़ने की भी हिम्मत नहीं थी। ओरिजिन स्कूल के अनगिनत शिष्यों को असहनीय पीड़ा हुई। आखिर ओरिजिन स्कूल को ऐसा कब अपमानित किया गया था? जब वह बुजुर्ग हॉल में वापस लौटा, तो वहां मौजूद सभी लोगों ने उसे ठंडे नजरों से देखा और उनकी आंखों में खुलेआम उपहास था। इसमें ओरिजिन स्कूल के ज्यादातर विशेषज्ञ भी शामिल थे। वे इस तरह का व्यवहार नहीं करते, भले ही उसने भागने से पहले यांग ये पर 2 बार किए हों। आखिरकार, सभी ने यांग ये की ताकत देखी थी, लेकिन वह वास्तव में लड़ने से पहले ही पलट गया था और भाग गया था, और वह मौत से इस हद तक डरता था। उस बुजुर्ग का चेहरा लाल हो गया, लेकिन जल्दी ही उसका चेहरा सामान्य हो गया। उसने कहा, मुझे पता है कि तुम सब मेरे कामों को तुच्छ समझते हो। हम्फ, अगर तुम्हें यांग यी के हमले का विरोध करने की अपनी क्षमता पर भरोसा है, तो आगे बढ़ो और कोशिश करो। वे सभी अवाक थे, क्योंकि यहाँ मौजूद कुछ लोगों को छोड़कर अन्य सभी को यांग यी के एक भी हमले का विरोध करने की अपनी क्षमता पर भरोसा नहीं था। तो मूल विद्यालय वास्तव में इस तरह के कचरे से भरा हुआ है। यह दक्षिणी क्षेत्र का नंबर 1 संप्रदाय है। हाँ, लेकिन यह अभी भी उतना बुरा नहीं है। कम से कम मूल विद्यालय में महान हान साम्राज्य के विपरीत रीढ़ है और मेरा सामना करने के लिए आगे बढ़ने की हिम्मत है। हालांकि महान हान साम्राज्य केवल पीछे छिपना जानता है और आगे बढ़ने की हिम्मत भी नहीं करता है। तसक तसक, नश्वर सम्राट के अधीनस्थ। क्या मजाक है? इस बीच यांग ये की आवाज बाहर से गूंज उठी। ओरिजिन स्कूल के सदस्य इस हद तक क्रोधित हो गए थे कि जब उन्होंने यांग ये की बात सुनी तो उनके चेहरे लाल हो गए, लेकिन जल्द ही उन्हें बेहतर महसूस होने लगा, और फिर वे ठंडे भाव से मुस्कुराए जब उन्होंने उत्कृष्ट हान साम्राज्य के सदस्यों को देखा। मादरचोद, वह कमीना, यांग ये बहुत आगे जा रहा है। मुझे उससे लड़ने दो। एक मोटा आदमी जिसने दोनों हाथों में हथौड़े पकड़ रखे थे, जमीन पर पड़ा था और हॉल से बाहर निकलने वाला था। झाओ झानफेई ने आदेश दिया, यहाँ वापस आओ। मोटा आदमी रुक गया, पीछे मुड़ा और झाओ झानफेई को देखते हुए बोला, बड़े भाई झाओ, उस आदमी ने हमारा और नश्वर सम्राट का अपमान किया है। मैं वाकई ऐसा अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर हालात और भी खराब हो गए, तो मैं, लाओ फी, उसे अपने साथ नीचे ले जाऊंगा। आपको वहां जाने से मना किया गया है।
झाओ झानफेई ने लाओफी को गुस्से से देखा। मोटे आदमी का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। वह थोड़ी देर तक झाओ झानफेई को देखता रहा, फिर उसने अंत में धीरे से आह भरी, और फिर वह वहीं लौट आया जहां वह पहले खड़ा था। वह जानता था कि अगर वह हॉल से बाहर गया तो उसे निश्चित रूप से मार्शल लॉ के अनुसार दंडित किया जाएगा। हालांकि वह वास्तव में इस अपमान और अपमान को सहन करने में असमर्थ था। मूल विद्यालय के बुजुर्गों, बाहर निकलो और युद्ध में उसका सामना करो। झाओ झानफेई ने अपनी नजर हटा ली और उदासीनता से बोला। ओरिजिन स्कूल के सभी सदस्यों के चेहरे पर अचानक से भाव बदल गए और उनकी आंखें क्रोध की ज्वाला से भर गईं। यह व्यक्ति स्पष्ट रूप से चाहता है कि हम जाकर अपनी जान दे दें। जनरल झाओ, क्या आप मेरे ओरिजिन स्कूल के सदस्यों को अपनी जान देने के लिए मजबूर करना चाहते हैं? बुजुर्गों में से एक ने गुस्से से कहा। टकराना। झाओ झानफेई ने अचानक अपने दाहिने हाथ से अपने सामने रखी मेज पर थपकी दी और वह तुरंत शक्ति में बदल गई। उसने उस बुजुर्ग को गुस्से से घूरते हुए कहा, मूल विद्यालय के सदस्यों, मैं सिर्फ एक बार फिर अपनी बात दोहराऊंगा। आप सभी को अपनी हैसियत का एहसास होना चाहिए। चूंकि आपने नश्वर सम्राट का पक्ष लिया है, तो स्वाभाविक रूप से आप मेरे महान हान साम्राज्य के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। अगर आपने फिर से मेरे आदेशों पर सवाल उठाने की हिम्मत की तो मैं आपको मौके पर ही मार डालूंगा। आपका मूल विद्यालय यह देखने की कोशिश कर सकता है कि नश्वर सम्राट आपके लिए न्याय कायम रखेगा या नहीं। मूल विद्यालय के बुजुर्ग लगभग क्रोध से अभिभूत थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी झाओ झानफेई से बात करने की हिम्मत नहीं की। झाओ झानफेई ने गुस्से में कहा, यांग ये को व्यस्त रखने के लिए तुरंत किसी को भेजो। मुझे आप सभी के लिए चीजें मुश्किल बनाने के लिए मजबूर मत करो। ओरिजिन स्कूल के सदस्यों के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। किंगली सिटी, यह लगभग 5 मिलियन निवासियों का शहर था जो ओरिजिन स्कूल से केवल कुछ 100 किलोमीटर दूर था। भले ही किंगली सिटी एक्साल्टेड हान साम्राज्य का था, लेकिन यह ओरिजिन स्कूल की सेनाओं के नियंत्रण में था। इसलिए एक्साल्टेड हान साम्राज्य के आदेश यहां पूरी तरह से बेकार थे। इस समय 1000 नकाबपोश विशेषज्ञ पूरे किंगली शहर में एक पागल नरसंहार कर रहे थे। वे जहां भी जाते वहां दुख की चीखें गूंज उठती, और कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता था, क्योंकि उनमें से हर एक एक्साल्ट रियल्म विशेषज्ञ था। एक भी एक्साल्ट रियल्म विशेषज्ञ बहुत भयानक था, हजारों की तो बात ही छोड़िए। इसलिए 10 घंटे से भी कम समय में पूरा किंगली शहर मृतकों के शहर में तब्दील हो गया, क्योंकि सभी 5 मिलियन निवासियों का कत्ल कर दिया गया था। रक्त, बुराई और आक्रोश की आभा आसमान में फैल गई। एक सुसंस्कृत व्यक्ति शहर के बीचों बीच खड़ा था, जबकि उसके पैरों के नीचे खून की कई रहस्यमयी और लाल धारियां थीं। खून की धारें आसपास की ओर बह रही थीं, और कुछ ही समय में पूरा शहर खून की इन धाराओं से भर गया। एक काले कपड़े पहने व्यक्ति उस परिष्कृत व्यक्ति के सामने आया, और उसने अपनी मुट्ठियां बंद करके कहा, सलाहकार झूगे, पूरे शहर के निवासियों का सफाया कर दिया गया है। परिष्कृत व्यक्ति ने सिर हिलाया और कहा, सभी लोग शहर छोड़ दें और यांग ये को फंसाने में जनरल झाओ की सहायता करने के लिए वापस जाएं। हाँ, अनगिनत काले कपड़े पहने आकृतियां अंतरिक्ष को चीरती हुई राजसी शहर से गायब हो गईं। परिष्कृत व्यक्ति ने अपनी दाहिनी हथेली को घुमाया, और फिर उसके हाथ में एक खोपड़ी दिखाई दी। जैसे ही वह उसके हाथ में दिखाई दी, रक्त, बुराई और वध की ऊर्जा पागलों की तरह खोपड़ी की ओर बढ़ गई। जैसे ही यह लगातार खोपड़ी में घुसा, राजा के शहर के भीतर राक्षसी हत्या की मंशा और भयावह ऊर्जा का एक धागा प्रकट हुआ। खोपड़ी लगातार घूमती रही, क्योंकि इसने शहर में रक्त और बुराई की ऊर्जा को अवशोषित किया, और वास्तव में इसने अंतहीन ऊर्जा को अवशोषित करते हुए एक शरीर विकसित करना शुरू कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे एक रक्त लाल कृपाण उसकी मुट्ठी में आ गई। फिर भी अब तक शहर के भीतर खून और बुराई की केवल आधी ऊर्जा ही अवशोषित हुई थी। जैसे ही उसने अपने सामने कंकाल को देखा, झूगे के चेहरे पर एक गंभीर भाव था, और उसने अपने दाहिने हाथ में एक लकड़ी की तख्ती को कसकर पकड़ रखा था। अगर यह यांग ये को मारने के लिए नहीं होता, तो वह भी इस तरह के क्रूर और अनैतिक भव्य गठन का उपयोग एक भयानक प्राणी को बुलाने के लिए नहीं करना चाहता था, जिसका दुनिया में अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए। हालांकि इसमें मदद नहीं की जा सकती थी, क्योंकि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा हो जो यांग ये को रोक सके अगर सम्राट क्षेत्र या उससे ऊपर के विशेषज्ञ हस्तक्षेप न करें। धीरे धीरे कंकाल की दाहिनी आंख में आग की एक गहरी नीली गेंद प्रकट हुई, और कंकाल और भी अधिक दुष्ट हो गया। उस सुसंस्कृत व्यक्ति की अभिव्यक्ति और भी गंभीर हो गई। 2 घंटे बाद अचानक कंकाल की बाईं आंख में आग की लपटों का एक लाल गोला दिखाई दिया। जैसे ही वह लपटों का गोला दिखाई दिया, कंकाल के सामने का स्थान तुरंत ढह गया, जबकि उसके आसपास के कुछ हजार किलोमीटर के इलाके में मौजूद घर तुरंत बारूद में तब्दील हो गए। उद्धरण, अध्याय 565, लाश पूर्वज। कंकाल ने अपना सिर उठाया और आकाश की ओर देखा। टकराना। उसकी आंखों से 2 रक्त लाल प्रकाश किरणें निकलीं और आकाश में फैल गईं। इस समय दक्षिणी क्षेत्र के सभी विशेषज्ञ हैरान रह गए। ग्रैंड किन साम्राज्य के शाही महल में संस्थापक सम्राट एक बैठक में थे जब उनकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई, और फिर उन्होंने किंगली सिटी की ओर देखा और तुरंत ही गायब हो गए। महल के सभी अन्य अधिकारी आश्चर्यचकित रह गए।
भव्य असंख्य पर्वतों पर साधना कर रहे जानवर सम्राट की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई थी, और फिर उसने राजसी शहर की ओर देखा। अगले ही पल वह अपने महल से गायब हो गया। किंगली सिटी। हजारों सालों के बाद मानव दुनिया। खून, गाढ़ा खून, आत्माएं, इतनी सारी आत्माएं। कंकाल ने आसपास की ओर देखा, जबकि उसकी आवाज में ठंडक थी जिसने दूसरों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया। लाश पूर्वज, मैंने आपको पुनर्जीवित करने के लिए लाखों लोगों के रक्त और आक्रोश का उपयोग किया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप मुझे कुछ करने में मदद करें। इसे पूरा करें, और मैं नश्वर सम्राट की ओर से वादा करता हूं कि आपको अपने शरीर के पुनर्निर्माण के लिए अरबों लोगों का रक्त और आक्रोश प्रदान किया जाएगा, परिष्कृत व्यक्ति ने कहा। कंकाल ने मुड़कर उस परिष्कृत व्यक्ति की ओर देखा, और फिर एक क्षण के लिए गहराई से विचार करने लगा। तभी रक्त लाल प्रकाश की एक किरण परिष्कृत व्यक्ति की ओर चमकी। ऐसा लग रहा था कि उस परिष्कृत व्यक्ति को इसकी उम्मीद थी, और उसकी अभिव्यक्ति में कोई परिवर्तन नहीं आया, जबकि उसकी गहन ऊर्जा उसकी हथेली में रखी लकड़ी की पट्टिका में प्रवाहित हो रही थी। आह! कंकाल अचानक दर्द से चिल्लाया, और रक्त लाल प्रकाश की वह किरण भी तुरंत गायब हो गई। लाश पूर्वज, चूंकि मैंने आपको पुनर्जीवित करने का साहस किया है, इसलिए मुझे स्वाभाविक रूप से आपसे निपटने की अपनी क्षमता पर भरोसा है। परिष्कृत व्यक्ति उदासीनता से बोला। एक आत्मा नियंत्रण गोली। कंकाल की आवाज थोड़ी कांप उठी, और उसमें आश्चर्य था, क्योंकि उसने कहा, आप झूगे कबीले से हैं। परिष्कृत व्यक्ति ने सवाल का जवाब नहीं दिया, और बस आसपास के माहौल की ओर इशारा करते हुए कहा, लाश पूर्वज, क्या तुम्हें यह महसूस हो रहा है? यह दुनिया ताज़ा खून और आत्माओं से भरी हुई है। अगर तुम अपने शरीर को फिर से बनाना चाहते हो, तो सही रवैया अपनाओ। आखिरकार, तुम अब वही लाश पूर्वज नहीं रहे जो इतने सालों पहले थे। मानव, यह मत सोचो कि तुम मुझे गुलाम की तरह आदेश दे सकते हो, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास आत्मा नियंत्रण की गोली है। क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे अगर मैं तुमसे कहूं कि अगर मैं तुम्हें अपने साथ नीचे लाने का संकल्प करूं तो मैं तुम्हें मार सकता हूं? लाश के पूर्वज की मुट्ठी में खून से बनी तलवार लगातार घूम रही थी। हाँ, मैं नहीं। उस समझदार आदमी ने सिर हिलाया और कहा, लेकिन हमें मौत तक क्यों लड़ना चाहिए? अगर हम साथ मिलकर काम करें, तो मैं अपना लक्ष्य पूरा कर सकता हूं और तुम अपना शरीर फिर से बना पाओगे। क्या यह बहुत अच्छा नहीं है? अगर ऐसा नहीं होता, क्योंकि उन्हें यांग ये जैसे बेजोड़ राक्षस का सामना करना पड़ा था, तो वह अपने सामने इस व्यक्ति को कभी पुनर्जीवित नहीं कर पाता, क्योंकि वह बहुत दुष्ट, अमर था, और दुनिया के संतुलन के खिलाफ था। अब यह ठीक लग रहा था, लेकिन वह वास्तव में अब बुरे कर्मों में डूबा हुआ था, और जब वह सम्राट क्षेत्र में आगे बढ़ेगा तो स्वर्ग द्वारा उसे दी जाने वाली सजा बेहद भयानक होगी। हालांकि, जब तक लुओ जून ने महाद्वीप को एकीकृत किया और अपने बुरे कर्मों को साफ करने के लिए नश्वर सम्राट के कर्म भाग्य का उपयोग किया, तब तक वह एक सामान्य स्वर्गीय क्लेश को सहन करने और एक सामान्य व्यक्ति की तरह आगे बढ़ने में सक्षम होगा। एक क्षण की चुप्पी के बाद कंकाल बोला, मुझे किसे मारना है? उस परिष्कृत व्यक्ति ने हल्की मुस्कान बिखेरते हुए कहा, तलवार सम्राट। तलवार संप्रदाय। जिस क्षण रक्त लाल प्रकाश की किरणें आकाश में फैलीं, स्काई हॉल में योजना पर चर्चा कर रही सभी लड़कियों के चेहरे के भाव बदल गए, और वे स्काई हॉल से बाहर निकल आईं और किंगली सिटी की ओर देखने लगीं। सु किंगशी ने पूछा, यह क्या है? मौत की कितनी घनी आभा है? डिंग शाओयाओ एक पल के लिए चुप हो गई, फिर अचानक उसके चेहरे का भाव बदल गया। यह ठीक नहीं लग रहा है। झाओ झांगफेई और अन्य लोग निश्चित रूप से यांग ये को घेरने और मारने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। यांग ये खतरे में हो सकती है। यह सुनकर उनके भाव बदल गए। जियाओ युक्सी ने बिना किसी हिचकिचाहट के स्काई हॉल से बाहर निकलने का इरादा किया, लेकिन उसे डिंग शाओयाओ ने रोक दिया, जिसने कहा, वह केवल खतरे में हो सकता है। उसके और उस दिव्य स्वर्ण ड्रैगन दोनों के पास जो ताकत है, उसे 3001 साल ट्रियल्म विशेषज्ञों की संयुक्त सेना के साथ मारना असंभव है। तुम वहां अकेले जाकर केवल उसका ध्यान भटकाओगी। तो क्या हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए? जियाओ युक्सी ने कहा। डिंग शाओयाओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल नहीं। तुरंत सभी 1 साल ट्रियल्म विशेषज्ञों को बुलाओ और ओरिजिन स्कूल के लिए निकल जाओ। बाकी सभी लोग हैरान रह गए, और लू जियानेओ ने कहा, क्या हम अभी एक व्यापक लड़ाई लड़ने जा रहे हैं? डिंग शाओयाओ ने कहा, इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती। भले ही मुझे नहीं पता कि वे क्या योजना बना रहे हैं, झाओ झानफेई के चरित्र के आधार पर, वह निश्चित रूप से यांग ये से निपटने की अपनी क्षमता में आश्वस्त है, अगर उसने कोई चाल चली है। अगर झाओ झानफेई की योजना यांग ये से निपटने में विफल हो जाती है, तो हमारे पास सफलता का एक अच्छा मौका होगा, भले ही हम उनके साथ पूरी तरह से लड़ाई लड़ें। हालांकि, अगर यांग ये उनके द्वारा मारा जाता है या गंभीर रूप से घायल हो जाता है, तो हमारी सारी योजनाएं निरर्थक हो जाएंगी। इसलिए, हमें वहां जाना चाहिए। बाकी किसी ने कोई आपत्ति नहीं की। कुछ ही देर में 1000 से अधिक 1 साल ट्रियल्म विशेषज्ञों ने स्पेयर को अलग कर दिया और ओरिजिन स्कूल की ओर दौड़ पड़े। इसी समय, ग्रैंड किन साम्राज्य के 300 से अधिक 1 साल ट्रियल्म विशेषज्ञ और डार्कबीस्ट साम्राज्य के 300 से अधिक 1 साल ट्रियल्म विशेषज्ञ भी ओरिजिन स्कूल की ओर दौड़ पड़े।
फूल महल, भूत संप्रदाय और ब्राइट मून संप्रदाय ने भी कमजोरी दिखाने से इनकार कर दिया। उनके संप्रदायों के सभी विशेषज्ञ मूल विद्यालय की ओर निकल पड़े थे। इस समय दक्षिणी क्षेत्र में सभी की निगाहें ओरिजिन स्कूल की ओर टिकी थीं। मूल स्कूल अनुभव करना। यांग ये ने अपना हाथ हिलाया और फिर तलवार की एक किरण चमकी और मूल विद्यालय के एक बुजुर्ग का सिर तुरंत हवा में उड़ गया। यांग ये ठंडी हंसी हंसा और वह कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसने क्षितिज की ओर देखा। दो रक्तलाल प्रकाश की किरणें वहां बादलों में घुस गई थीं और ऐसा लग रहा था कि वे आकाश में छेद कर सकती हैं। यांग यी के दिल में खतरे की हल्की सी भावना पैदा हुई। उसने नीचे जमीन की ओर देखा और फिर उसका दिल कांप उठा। इस पल उसे आखिरकार समझ में आ गया कि क्यों ओरिजिन स्कूल के सदस्य लगातार अपनी जान देने के लिए उसके पास आए थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे उसे यहां रखना चाहते थे। इसलिए जैसे ही उसने इस बिंदु तक सोचा, यांग ये ने आदेश जारी करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं किया और दिव्य सोने का ड्रैगन उग्र रूप से दहाड़ता हुआ जाने वाला था। ठीक इसी समय उसके चारों ओर गहरे सुनहरे कवच पहने 2000 विशेषज्ञ प्रकट हुए। वे सभी एक साथ दायरे के विशेषज्ञ थे। यांग ये की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई और उसने खुद से सोचा, जैसा कि अपेक्षित था, वे वास्तव में मुझे व्यस्त रखने की कोशिश कर रहे थे। प्रकाश की वे दो रक्त लाल किरणें निश्चित रूप से उस योजना से हैं जो उन्होंने मेरे लिए तैयार की है। यांग ये, अब जाने की कोशिश करना बहुत देर हो चुकी है। इस बीच झाओ झेंगफेई विशेषज्ञों के एक समूह के साथ हवा में दिखाई दिया और उसने कहा, यांग ये, तुम यह सब टाल सकते थे, फिर भी तुम्हें आना पड़ा और मौत को गले लगाना पड़ा। चाहे तुम कितने भी राक्षसी क्यों न हो, यहीं और अभी तुम्हें दफनाया जाएगा। सिर्फ आप सभी के साथ। यांग ये ठंडी हंसी हंसी। 2001 साल दायरे के विशेषज्ञ। हाहा, अगर मैंने जाने का फैसला किया तो आप सभी क्या कर सकते हैं, भले ही आपके बीच 1000 और लोग हों। जैसा कि तलवार सम्राट से उम्मीद की जाती है, आप वास्तव में 2001 साल रियल्म विशेषज्ञों का सामना करते हुए भी इतने शांत और संयमित हैं। झाओ झानफेई ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है कि हम आपको रोकने में भी असमर्थ हैं, इसलिए मैंने आपके लिए विशेष रूप से एक प्रतिद्वंद्वी तैयार किया है। यांग यी अभी बोलने ही वाला था कि अचानक ओरिजिन स्कूल के ऊपर हवा में खून की एक बहुत ही मोटी गंध दिखाई दी और फिर हर कोई आश्चर्य से देखने लगा क्योंकि ओरिजिन स्कूल के ऊपर का आकाश वास्तव में खून से लाल हो गया था। इस बीच एक रक्त लाल आकृति हवा में चमकती हुई यांग ये की ओर बढ़ी। यांग ये की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया और वह बस पलटवार करने ही वाला था, लेकिन उस रक्त लाल आकृति की गति अचानक विस्फोटक रूप से बढ़ गई और इतनी तेजी से उसकी छाती से टकराई कि वह बच नहीं सका। टकराना। यांग यी उड़ते हुए विस्फोटित हो गया और उसका शरीर ओरिजिन स्कूल के भव्य हॉल के पीछे एक पहाड़ से टकराया। टकराना। पहाड़ का ऊपरी आधा हिस्सा तुरंत ढह गया। आसपास के सभी दर्शक इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। गर्जन। दिव्य स्वर्ण ड्रैगन ने उग्रता से दहाड़ लगाई, लेकिन कंकाल अचानक दिव्य स्वर्ण ड्रैगन की पीठ पर प्रकट हो गया। वह इस युग का तलवार सम्राट है। कितना कमजोर, कंकाल ने बोलते हुए अपने पैर पटकते हुए कहा। टकराना। दिव्य स्वर्ण ड्रैगन दर्द से चीख उठा। उसके चारों ओर लगे स्वर्णिम शल्क जो दिव्य ड्रैगन कवच का प्रतिनिधित्व करते थे, तुरंत टूटकर अलग हो गए, जबकि उसका आकार जमीन पर गिर गया। टकराना। दिव्य स्वर्ण ड्रैगन ने जमीन में एक गहरा गड्ढा कर दिया और उसके बाद उसमें कोई हलचल नहीं हुई। यह दृश्य देखकर दर्शक अवाक रह गए। अध्याय 566, एक अर्धसंत का भौतिक शरीर। सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ। संस्थापक सम्राट और जानवर सम्राट दोनों की आंखों में हत्या की मंशा चमक उठी जब वे बादलों के बीच बहुत ऊपर खड़े थे और उन्होंने धीरे धीरे अपनी मुट्ठियां भींच लीं। हालांकि उन्हें अपनी मुट्ठियां फिर से ढीली करने में बहुत समय लगा, क्योंकि कंकाल सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ नहीं था। आखिर वह राक्षस क्या है? जानवर साम्राज्य ने गंभीर भाव से कहा। संस्थापक सम्राट ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा या सुना है। मुझे आश्चर्य है कि क्या यांग ये इससे निपटने में सक्षम होगा। जानवर सम्राट इस बार यांग ये पर वास्तव में आश्वस्त नहीं था, क्योंकि हालांकि कंकाल सम्राट क्षेत्र में नहीं था, यह वास्तव में बहुत असामान्य था। संस्थापक सम्राट ने कहा, चलो अभी देखते हैं। नीचे के कंकाल ने परिष्कृत आदमी को देखा और कहा, यही वह व्यक्ति है जिसे तुम चाहते थे कि मैं मार डालूं। तलवार सम्राट, कितना कमजोर। ठीक है, मैंने उसे मार दिया है, इसलिए मुझे खून और आत्माएं दो। ठीक इसी समय कंकाल ने अचानक उस दिशा की ओर देखा जिस ओर यांग ये को उड़ाया गया था और कहा, दिलचस्प। अन्य लोगों ने कंकाल की ओर देखा और यांग ये को धीरे धीरे कंकाल की ओर उड़ते हुए देखा और उन्होंने देखा कि यांग ये वास्तव में पूरी तरह से ठीक था। अनुभव करना। कंकाल ने अपना हाथ हिलाया और फिर रक्त लाल प्रकाश की एक किरण आकाश को चीरती हुई यांग ये की ओर बढ़ी। यांग ये ने ठंडी आवाज में गुर्राहट की और फिर उसने लाग को घुमाया। तलवार की एक कतरा खून की लाल रोशनी से टकराए। टकराना। दोनों के फटने से गड़गड़ाहट हुई और फिर अनगिनत रक्त लाल धागे और तलवार क्यूई के धागे आसपास की ओर उछले। एक पल में नीचे से कई तीखी चीखें गूंज उठीं।
क्योंकि वे सभी जो रक्त लाल प्रकाश या तलवार क्यूई के धागों से टकराए थे वे तुरंत अलग हो गए थे, और यह कुछ एक साथ दायरे के विशेषज्ञों के लिए भी ऐसा ही था। वे रक्त लाल धागे और तलवार क्यूई के धागों का विरोध करने में पूरी तरह से असमर्थ थे। यांग ये ने एक गंभीर अभिव्यक्ति प्रकट की क्योंकि तलवार क्यूई की वह लड़ी उसकी 10वीं स्तर की उत्तम तलवार की मंशा को ले गई थी। हालांकि यह वास्तव में ऐसा हमला था जो वास्तव में कंकाल के हमले के बराबर ही था। वह कंकाल किस प्रकार का राक्षस है? यांग यी के शरीर में गहरी ऊर्जा हिंसक रूप से उमड़ पड़ी। उसे गंभीरता से लड़ना था, अन्यथा वह वास्तव में एक लापरवाह गलती कर सकता था और एक भयानक हार का सामना कर सकता था। तलवार की नीयत में पूर्णता। कंकाल की आवाज में आश्चर्य की झलक थी, फिर उसने कहा, बुरा नहीं है। भले ही यह 20,000 साल से भी पहले के प्राचीन समय में हुआ हो, फिर भी इतनी कम उम्र में तलवार की नीयत में पूर्णता प्राप्त करने की अपनी क्षमता के आधार पर आप मानव जाति के बीच एक राक्षसी प्रतिभाशाली व्यक्ति ही माने जाएंगे। अब मुझे समझ में आया कि झूगे ने मुझे क्यों पुनर्जीवित किया होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वास्तव में सम्राट क्षेत्र के नीचे कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको मार सके। यांग ये ने पूछा, क्या आप मोनाक दायरे के विशेषज्ञ हैं? कंकाल ने कहा, मैं नहीं हूं। तो फिर तुम इतने घमंडी क्यों बन रहे हो? यांग ये ने कंकाल को बीच में ही टोक दिया। जैसे ही उसने आखिरी शब्द बोला, उसने स्टेलर शटल से मिलने वाली गति पर भरोसा किया और कंकाल से पहले तुरंत पहुंच गया, और फिर उसने लेग को कंकाल की छाती पर चाकू मार दिया। झनकार, धातु के टकराने की जोरदार आवाज गूंजी। यांग यी की पुतलियां सिकुड़ गईं क्योंकि लेग वास्तव में मुड़ गया था। उसने 300 मीटर दूर तक चमकने में संकोच नहीं किया, और जब वह कंकाल को देख रहा था तो उसकी अभिव्यक्ति अभूतपूर्व रूप से गंभीर थी। लाग एक दाव कलाकृति थी। भले ही यह एक कृत्रिम दाव कलाकृति थी, फिर भी यह एक दाव कलाकृति थी। मेरी यह दाव कलाकृति वास्तव में हड्डियों के उस ढेर जितनी ठोस नहीं है। इस बीच कंकाल ने कहा, भले ही मैं सम्राट क्षेत्र में नहीं हूं, लेकिन मेरा भौतिक शरीर एक अर्ध संत के भौतिक शरीर के बराबर है। तुम्हारे जैसे एक साधारण चींटी की तो बात ही छोड़ो, सम्राट क्षेत्र के साधारण विशेषज्ञ भी मेरी सुरक्षा को आसानी से नहीं तोड़ पाएंगे। ठीक है, मैं अब तुम पर अपनी सांसें बर्बाद नहीं करना चाहता, बस मर जाऊं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, कंकाल की आंखों से लपटों की 2 लपटें निकलीं। लपटें आगे बढ़ने के साथ फैलती गईं, और वे तुरंत 2 लगभग 3 किलोमीटर लंबे ज्वाला ड्रैगन में बदल गईं जिन्होंने यांग ये को निगल लिया। कंकाल ने कहा, मेरी ये लपटें बाहरी अंतरिक्ष से रहस्यमयी लपटें हैं। तुम निश्चित रूप से मर जाओगे, भले ही तुम्हारे पास उत्तम तलवार की नीयत हो। अचानक उसकी आवाज अचानक बंद हो गई, क्योंकि 2 विशाल ज्वाला ड्रैगन अचानक उग्र रूप से दहाड़ने लगे थे, और उनकी दहाड़ में दर्द के निशान थे। उसके बाद यांग ये विशाल ड्रैगन के भीतर से बाहर निकल आया, जबकि एक ज्वलंत बनियान जो ऐसा लग रहा था जैसे कि वह आग से बना हो, यांग ये को ढंक रही थी। वे 2 ज्वाला ड्रैगन ज्वलंत बनियान को देखते हुए अंतहीन रूप से दहाड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने यांग ये को निगलने की हिम्मत नहीं की, जैसा कि उन्होंने अभी किया था। नीदर घोस्ट फ्लेम। फ्लेम ड्रैगन्स कंकाल की आंखों में वापस उड़ गए, और उसने कहा, मैंने वास्तव में आपको थोड़ा कम आंका। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि आपके पास नीदर घोस्ट फ्लेम होगा। हालांकि यह बेकार है, भले ही आपके पास पौराणिक स्वर्ग भस्मक हो क्योंकि आप मर चुके हैं। जैसे ही उसने बात की, कंकाल ने अचानक अपने हाथ में खून से लाल रंग की कृपाण घुमाई, और फिर कृपाण क्यूई का लगभग 3 किलोमीटर लंबा खून से लाल स्तंभ आसमान को ढकते हुए यांगी की ओर नीचे गिरा। जैसे ही उसने यह हमला किया, मूल विद्यालय के कई शिष्य और महान हान साम्राज्य के सैनिक कृपाण क्यूई के भीतर खूनी आभा से तुरंत बेहोश हो गए। पूरा ओरिजिन स्कूल खून की आभा से घिरा हुआ था। अनगिनत खोजी पागलों की तरह आसपास की ओर भागे। यांग ये अपने स्वॉर्ड डोमेन को सक्रिय करने ही वाला था कि अचानक उसके माथे के बीचों बीच खून का मोती दिखाई दिया। उसके बाद लाल रोशनी की एक किरण ने यांग ये को घेर लिया, और फिर उसके सामने खून जैसा लाल भंवर दिखाई दिया। कंकाल की रक्त लाल कृपाण क्यूई सीधे भंवर में प्रवेश कर गई, और फिर यांग ये के बाल तुरंत लाल हो गए जबकि उसकी आंखें फिर से रक्त लाल हो गईं। सौभाग्य से यांग ये ने जल्दी से अपने तलवार डोमेन का उपयोग रक्त की इस आभा को दबाने के लिए किया, अन्यथा वह पागल हो सकता था या रक्त की इस आभा के कारण मौके पर ही फट सकता था। कैसे? यह कैसे संभव हो सकता है? कंकाल की आवाज में स्पष्ट आश्चर्य और घबराहट झलक रही थी। क्या तुम्हें पता है कि मेरा दूसरा उपनाम क्या है? यह तलवार दानव है। तुम भी एक दानव हो, लेकिन मैं भी एक दानव हूं। समझे? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये कंकाल के सामने प्रकट हुआ, और लाग क्षैतिज रूप से कंकाल के गले की ओर झपटा। झनकार, चिंगारियां आसपास की ओर फैल गईं, लेकिन लैग उन हड्डियों पर एक निशान भी नहीं छोड़ पाया। यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। वह पीछे हटने ही वाला था कि कंकाल ने उसकी छाती पर जोरदार मुक्का मारा। यांग ये एक बार फिर से उड़ गया। हालांकि वह रुकने से पहले केवल 300 मीटर ही उड़ पाया। यह वाकई बहुत बढ़िया होगा अगर एन नानजिंग यहां होती। उसका स्काई स्प्लिट निश्चित रूप से हड्डियों के इस ढेर को उड़ा सकता है। यांग ये ने अपने दिल में सोचा जबकि वह कंकाल को देख रहा था।
कंकाल ने कहा, तुमने मुझे वाकई हैरान कर दिया है। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा भौतिक शरीर भी इतना भयानक होगा। भले ही यह मेरे शरीर से कमतर है, लेकिन यह शायद कुछ मोनाक दायरे के विशेषज्ञों के बराबर है जिन्होंने अपने शरीर को शांत करने के लिए दिव्य बिजली की शक्ति का उपयोग किया है। ठीक है, चलो बकवास बंद करो। मुझे अभी भी ताज़ा खून और आत्माओं को खाना है, इसलिए तुम्हें अभी मर जाना चाहिए। कंकाल ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसके पैर के नीचे की जगह तुरंत ढह गई, जबकि उसने यांगे पर अपना रक्तलाल कृपाण तान दिया। एक पल में रक्तलाल कृपाण ऐसा लगा जैसे कि वह जीवित हो गया हो, और वास्तव में उसकी नोक पर एक अजीब खोपड़ी दिखाई दी। अगले ही पल रक्तलाल कृपाण बिजली के बोल्ट की तरह आगे बढ़ा और तुरंत यांगे के सामने आ गया। यांगे की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई जब उसने तेजी से लेग को घुमाया। तलवार क्यूई की एक बर्फ जैसी सफेद धार आगे की ओर उछली। हालांकि तलवार क्यूई की वह धार जो 10वें स्तर की तलवार की मंशा को ले जा रही थी, खोपड़ी द्वारा तुरंत अलग कर दी गई। यांगे की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने अचानक अपना दाहिना पैर नीचे पटक दिया और अपनी तलवार का डोमेन सक्रिय कर दिया। एक पल में खोपड़ी रुक गई और फिर यांगे ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया और चिल्लाया। कीमा। उसके तलवार क्षेत्र में प्रकाश की अनगिनत किरणें लगातार चमक रही थीं। गर्जन। खोपड़ी की चीख तलवार के क्षेत्र के भीतर से गूंज उठी। तलवार का क्षेत्र। तुमने वास्तव में तलवार के क्षेत्र को समझ लिया है। कंकाल की आवाज में भय था। उसने कहा, यह कैसे संभव हो सकता है? तुम सिर्फ 20 साल से थोड़े ज्यादा के हो। तुम तलवार के क्षेत्र को कैसे समझ सकते हो? यह कैसे संभव हो सकता है? टकराना। खोपड़ी को इस हद तक टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था कि वह तलवार क्षेत्र के भीतर ही फट गई। जानवर सम्राट और संस्थापक सम्राट ने अंततः राहत की सांस ली जब उन्होंने यह देखा, क्योंकि उन्हें लगा कि तलवार डोमेन के साथ यांगे अजेय स्थिति में था। जहां तक उनका सवाल है, यांगे इस समय बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि वह एकमात्र व्यक्ति था जो केंद्रीय क्षेत्र के सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञों को नियंत्रित कर सकता था, और वह लुओ जून के खिलाफ जाने में सक्षम एकमात्र व्यक्ति था। अगर यांगे मर जाता या हार जाता, तो यह दक्षिणी क्षेत्र के लिए एक आपदा होती। दूसरी तरफ युआन तियान और अन्य लोगों के चेहरे लगातार हिल रहे थे, और यह विशेष रूप से कियान हुआगू के लिए था। यांगे को मरना ही होगा। उसे मरना ही होगा। युआन तियान ने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली और धीमी आवाज में बोला। आखिरकार, अगर यांगे नहीं मरा और उसे परिपक्व होने का समय दिया गया, तो वह निश्चित रूप से तलवार संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज जैसा व्यक्ति बन जाएगा। उस समय क्या उसके लिए मूल विद्यालय का सफाया करना आसान नहीं होगा? अगर वह अभी नहीं मरा, तो हम ही भविष्य में मरेंगे। भूत संप्रदाय के भूत राजा ने खुलेआम हत्या की मंशा प्रकट की। ब्राइट मून संप्रदाय के संप्रदाय गुरु कुंग यू ने कहा, उसका अर्ध संत क्षेत्र में एक गुरु है। जो कोई भी उसे मारेगा, वह भी मर जाएगा। वे सभी तुरंत चुप हो गए। थोड़ी देर बाद कियान हुआगू ने कहा, लुओ जुन हमसे ज्यादा अपनी मौत चाहता है। झाओ झानफेई और परिष्कृत व्यक्ति के चेहरे के भाव अब शांत और उदासीन नहीं थे जब उन्होंने यांगे को अपने तलवार क्षेत्र का खुलासा करते देखा, और उनकी आंखों में केवल आश्चर्य रह गया था। तलवार का क्षेत्र, यह कुछ ऐसा है जिसे केवल तलवार संप्रदाय के महान संस्थापक पूर्वज ही समझ पाए थे, लेकिन यांगे ने भी इसे वास्तव में समझ लिया है। हे भगवान, यहाँ तक तलवार संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज ने भी इसे लगभग 100 वर्ष की आयु में ही समझ लिया था। लेकिन यांगे की उम्र कितनी है? यहाँ तक तलवार संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज को भी उसकी तुलना में कचरा माना जा सकता है। सभी मेरी आज्ञा का पालन करें। यांगे को मारने के लिए पूरी ताकत से हमला करें। ठीक इसी समय झाओ झानफेई की आवाज अचानक मूल विद्यालय के ऊपर आसमान में गूंज उठी। 3000 से ज्यादा एक्साल्ट रियल्म विशेषज्ञ आसमान में चमके। ठीक इसी समय कंकाल ने अपने रक्तलाल कृपाण को उन एक्साल्ट रियल्म विशेषज्ञों पर घुमाया, और उसमें से रक्तलाल प्रकाश की एक किरण हिंसक रूप से निकली। अनगिनत एक्साल्ट रियल्म विशेषज्ञों के हाव भाव काफी बदल गए, और उन्होंने जल्दी से सेना में शामिल होकर स्थानिक अवरोध बनाए, इससे पहले कि वे अंततः प्रकाश की उस रक्तलाल किरण को रोकने में सक्षम हो सकें। तुम बीच में मत पड़ो, मैं खुद उसे कुचल दूंगा। कंकाल की मधुर आवाज ओरिजिन स्कूल के ऊपर हवा में गूंज उठी। झाओ झानफेई की अभिव्यक्ति बदल गई, और उसने झूगे पर एक नजर डाली। झूगे ने कहा, उसकी बात सुनो। वह किसी भी कीमत पर एक बार सेंट रियल्म विशेषज्ञ था। भले ही वह अभी मोनाक रियल्म में भी नहीं है, लेकिन वह इतना कमजोर नहीं है कि वह एक एक्साल्ट रियल्म के प्रोप्रोफर को भी मार न सके। झाओ झानफेई ने सिर हिलाया। कयामत की हथेली। ठीक इसी क्षण कंकाल उग्र रूप से दहाड़ा। एक विशाल काले रंग की हथेली, ऐसा लग रहा था जैसे वह आसमान से उतर रही हो जब वह ओरिजिन स्कूल के ऊपर आसमान में दिखाई दी। इसके अलावा विशाल हथेली से निकलने वाले भयानक दबाव ने तुरंत नीचे के भव्य हॉल को धूल में बदल दिया। सभी लोग 3 किलोमीटर पीछे हटें। नहीं, 5 किलोमीटर पीछे हटें। झाओ झानफेई की भयभीत आवाज ओरिजिन स्कूल के ऊपर आसमान में गूंजी। अध्याय 567 बैंगनी प्रकाश।
युआन तियान के चेहरे पर उस विशाल हथेली के हवा में दिखाई देने पर भाव बदल गए, और उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और तुरंत नीचे जमीन पर मौजूद कुछ शिष्यों को 5 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर ले गया। हालांकि वह उनमें से कुछ को समय रहते दूर नहीं ले जा सका। वे उस विशाल काली हथेली से निकलने वाली भयानक आभा से तुरंत ही मरणासन हो गए। यह किंवदंती की एक दाव तकनीक है। संस्थापक सम्राट की अभिव्यक्ति अत्यंत गंभीर हो गई जब वह धीमी आवाज में बोले। जानवर सम्राट की पलकें फड़कने लगी और उसकी आंखें सदमे से भर गईं, क्योंकि उसने भी दाव तकनीक के बारे में सिर्फ किंवदंतियों में ही सुना था। ज्यादा सटीक रूप से कहें तो दाव तकनीक सिर्फ प्राचीन काल में ही अस्तित्व में थी, और अब यह व्यावहारिक रूप से महाद्वीप में मौजूद नहीं थी। उस व्यक्ति की उत्पत्ति वास्तव में क्या है? उसके पास दाव तकनीक क्यों है? संस्थापक सम्राट ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं और धीमी आवाज में बोला। जानवर सम्राट ने अपना सिर हिलाया और कहा, क्या यांग ये इसका विरोध कर पाएगा? संस्थापक सम्राट ने कहा, कार्रवाई के लिए तैयार रहो। जानवर सम्राट ने संस्थापक सम्राट की ओर देखा और फिर सिर हिला दिया। ... मानव, आपने कभी कोई महान दाव तकनीक नहीं देखी है ना? हाहा, कंकाल की आवाज में आत्मसंतुष्टि भरी थी। एक दाव तकनीक। यांग ये ने अपनी हथेली को पलटते हुए गहरी सांस ली, और प्राचीन म्यान उसके हाथ में दिखाई दिया, इससे पहले कि वह लेग को उसमें म्यान में रखता। सच में, वह वास्तव में हेवन रेन ड्राइंग तकनीक का उपयोग नहीं करना चाहता था, क्योंकि हर बार जब वह इसका उपयोग करता तो एक दाव आर्टिफैक्ट का विनाश होता। शून्य फ्लैश का विनाश वास्तव में दर्दनाक था, और वह वास्तव में लेग को भी खोना नहीं चाहता था। लेकिन इसमें मदद नहीं की जा सकती थी, क्योंकि वह शायद हेवन रेन के बिना उस विशाल हथेली को रोकने में असमर्थ होगा। यांग ये ने हिचकिचाना बंद कर दिया और अचानक अपने दाहिने हाथ से ताकत लगाई। झनकार। पूरे दक्षिणी क्षेत्र में तलवार की चीख गूंज उठी, जबकि दुनिया मंद पड़ गई। हेवन रेन। यांग ये ने अपनी पूरी ताकत से वार किया और फिर तेजी से वार किया, और फिर एक प्रकाश की किरण हवा में उछली और उस विशाल हथेली पर वार किया। दूसरी ओर, लेग अनगिनत टुकड़ों में फट गया। टकराना। विशाल हथेली और प्रकाश की किरण आपस में टकराए, और फिर ऐसा लगा जैसे कोई तारा टुकड़ों में फट गया हो। आकाश और पृथ्वी कांप उठे, जबकि काले रंग की ऊर्जा और तलवार की ऊर्जा की अनगिनत किस्में पागलों की तरह आसपास की ओर उछलीं। ऐसा लगा जैसे दुनिया का अंत आ गया हो। झाओ झानफेई और अन्य लोग आश्चर्यचकित थे। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि यांग ये वास्तव में इतना शक्तिशाली था कि किंवदंती की दाव तकनीक भी उसे नहीं मार सकती थी। क्या वह सचमुच केवल 20 वर्ष की उम्र का है? क्या वह सचमुच सम्राट क्षेत्र का विशेषज्ञ नहीं है? कंकाल की आंखों में लगातार ज्वालाएं उठ रही थी जब उसने कहा, यह कैसे संभव हो सकता है? वह कौन सी तलवार तकनीक थी? यह वास्तव में मेरी दाव तकनीक से कमतर नहीं थी। तत्वों की तलवार। यांग ये की आवाज अचानक गूंजी, और फिर प्राकृतिक खजानों से बनी एक विशाल तलवार आसमान से उछली और कंकाल की छाती से टकराई। यांग ये को युद्ध के दौरान अपने विरोधियों से बातचीत करने की आदत कभी नहीं थी। टकराना। आग की लपटों ने तुरंत कंकाल को घेर लिया, जबकि बैंगनी बिजली की अनगिनत कौंधें लगातार उस पर हमला कर रही थीं। टकराना। इस बीच, दिव्य स्वर्ण ड्रैगन जो अभी अभी जमीन पर गिरा था, बाहर निकल आया और यांग ये के ऊपर आसमान में चक्कर लगाने लगा। यांग ये के चेहरे पर एक गंभीर भाव था, क्योंकि वह दिव्य स्वर्ण ड्रैगन को देख रहा था जो चोटों से भरा हुआ था, और फिर उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और उसे छोटे भंवर में भेज दिया। दिव्य स्वर्ण ड्रैगन उसके लिए बेहद मददगार था, इसलिए उसने उसे नष्ट होने से मना कर दिया। टकराना। आग के सागर के भीतर से प्रकाश की एक रक्त लाल किरण निकली, और तीनों प्राकृतिक खजाने नष्ट हो गए। आसपास के सभी लोगों ने देखा कि कंकाल अपने हाथ में रक्त लाल कृपाण लेकर धीरे धीरे बाहर चला गया, और उसने कहा, मेरा शरीर एक अर्ध संत के भौतिक शरीर के बराबर है, इसलिए इसे आप जैसी चींटी द्वारा कैसे नष्ट किया जा सकता है? क्या सिर दर्द है? यांग ये ने अपना दाहिना पैर जमीन पर पटका और तेजी से आगे बढ़ा। वह तुरंत कंकाल के सामने पहुंचा और फिर अपनी मुट्ठी कंकाल के सिर पर दे मारी। टकराना। कंकाल उड़ गया। हालांकि यांग ये अचानक उसके सामने फिर से प्रकट हुआ, और फिर यांग ये ने कंकाल के गले पर अपना पैर पटक दिया। कंकाल इस प्रहार को रोकने ही वाला था कि यांग ये की बांह से बिजली के बोल्ट की तरह एक सुनहरी रस्सी आगे बढ़ी, और इसने तुरंत कंकाल को जकड़ लिया। इसके बाद भाई यांग ये की मुट्ठियां और पैर एक प्रचंड तूफान की तरह थे जो लगातार कंकाल पर उतर रहे थे। झाओ झानफेई और झूगे के हाव भाव अत्यंत भद्दे थे जब उन्होंने यांग ये को कंकाल को रेत की बोरी की तरह पीटते हुए देखा। यह वही प्राचीन लाश पूर्वज है जिसके बारे में आपने बात की थी। यह वही अस्तित्व है जिसके बारे में आपने कहा था कि वह प्राचीन काल में दुनिया को मिटाने में सक्षम था। मिस्टर झूगे, क्या आप मजाक कर रहे हैं? झाओ झानफेई ने अपने चेहरे पर एक उदास भाव के साथ कहा। झूगे ने अपना सिर हिलाया और कहा, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वह बहुत कमजोर है, बल्कि इसलिए है क्योंकि यांग ये बहुत ताकतवर है। हमने शुरू से ही यांग ये की ताकत को कम करके आंका है।
उसे मार दिया जाना चाहिए, अन्यथा वह भविष्य में तलवार संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज से भी ज्यादा भयानक हो जाएगा। नश्वर सम्राट जीवित रहते हुए महाद्वीप को एकीकृत करने का सपना देख सकता है। अगर वह नश्वर सम्राट की सहायता करता तो पूरे महाद्वीप को एकीकृत करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। कितने अफसोस की बात है। झाओ झांगफेई ने अपना सिर हिलाया। उन्हें आदेश दो कि वे यांग ये को कुचलने के लिए लाश पूर्वज के साथ सेना में शामिल होने के लिए खुद को तैयार करें। झूगे ने कहा। झाओ झांगफेई ने सिर हिलाया। आखिरकार कोई भी यह समझ सकता था कि कंकाल यांग यी को मारने में सक्षम नहीं था। टकराना। यांग ये ने कंकाल के चेहरे पर अपना पैर पटका और उसने तुरंत कंकाल को जमीन में दबा दिया। इस बार यांग ये ने कंकाल का पीछा नहीं किया क्योंकि उसने देखा कि यह पूरी तरह से बेकार था। इस समय उसके हाथ सूजे हुए थे और पैर थोड़े फूले हुए थे। अब उसे सचमुच विश्वास हो गया था कि कंकाल का शरीर अर्धसंत जैसा है। अगर उसके पास हेवन रेंट को अंजाम देने के लिए ज्यादा दाव आर्टिफैक्ट्स होते तो शायद वह कंकाल को मार पाता। हालांकि अब उसके पास एक भी नहीं था, इसलिए वह हेवन रेंट को अंजाम नहीं दे सकता था। मैं इस राक्षस को कैसे नष्ट करूं? यांग यी को बहुत तेज सिर दर्द हुआ। टकराना। ठीक इसी समय जमीन के छेद के भीतर से एक जोरदार विस्फोट हुआ और फिर यांग ये की अभिव्यक्ति बदल गई क्योंकि उसने देखा कि अमर बंधन रस्सी नष्ट हो गई थी। कितना नुकसान। यांग ये का चेहरा उदास हो गया क्योंकि इस राक्षस के साथ लड़ाई में उसे 2 दाव कलाकृतियां खोनी पड़ी थीं। उसका दिल सचमुच खून से लथपथ था। टकराना। कंकाल आसमान में उड़ गया और फिर वह तुरंत यांग ये के सामने पहुंचा और कहा, चींटी, तुमने वास्तव में मुझे इस तरह अपमानित करने की हिम्मत की। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा, तुम्हारी अस्थि पंजर चूस लूंगा, तुम्हारी हड्डियां चबा लूंगा और तुम्हारी आत्मा ले लूंगा। इसी बीच 3001 साल रियल्म विशेषज्ञ उनके चारों ओर प्रकट हुए और उन्हें घेर लिया। यांग यी के चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव आया। उसके अंदर की गहरी ऊर्जा स्टेलर शटल में पागलपन की हद तक उमड़ पड़ी क्योंकि वह भागने ही वाला था। भाड़ में जाओ। कंकाल ने उन 1 साल रियल्म विशेषज्ञों पर उग्रता से दहाड़ लगाई और वह उन पर हमला करने वाला था। ठीक इसी समय नीचे जमीन पर बैठे परिष्कृत व्यक्ति ने अचानक एक लकड़ी की तख्ती निकाली और फिर उसकी गहन ऊर्जा उसमें प्रवाहित हुई। ऊपर आसमान में मौजूद कंकाल तुरंत चीख उठा और फिर उसने परिष्कृत व्यक्ति की ओर देखा। यांग ये को मारने के लिए उनके साथ मिल जाओ, अन्यथा तुम गहरी नींद में वापस जा सकते हो, परिष्कृत आदमी ने कहा। कंकाल ने अपने हाथ में पकड़े रक्त लाल कृपाण को और अधिक कस लिया और फिर एक क्षण के लिए हिचकिचाया, फिर दहाड़ते हुए उसने अपनी कृपाण यांग यी पर घुमा दी। दूसरी ओर 3001 साल दायरे के विशेषज्ञों ने भी यांग यी पर हमला कर दिया। संस्थापक सम्राट और जानवर सम्राट के चेहरे बदल गए। यांग यी की अभिव्यक्ति भी बदल गई क्योंकि उसने देखा कि उसके चारों ओर का स्थान जम गया था और वह बिल्कुल भी भागने में सक्षम नहीं था। स्विश। अचानक बैंगनी प्रकाश की एक किरण चमकी और फिर उस परिष्कृत व्यक्ति के हाथ में रखी लकड़ी की तख्ती गायब हो गई। कंकाल हिलना बंद हो गया। वह परिष्कृत आदमी दंग रह गया। झाओ झांगफेई स्तब्ध रह गए। लेकिन यांग ये ने इसके बजाय मुस्कुराना शुरू कर दिया। अध्याय 568 छोटा साथी। यांग यी के कंधे पर एक बैंगनी मिंग दिखाई दिया और उसने अपने छोटे छोटे पंजों में एक लकड़ी की तख्ती पकड़ी हुई थी। यह वही लकड़ी की तख्ती थी जिसे उस परिष्कृत आदमी ने अभी कुछ देर पहले पकड़ा हुआ था। इसी समय यांग ये के चारों ओर की स्थानिक बाधाएं तुरंत नष्ट हो गईं। बैंगनी मिंग ने यांग ये को देखा, पलकें झपकाईं और फिर अपना छोटा सा सिर यांग ये के चेहरे पर रख दिया और फिर उसे लगातार रगड़ने लगा। यांग ये ने बैंगनी मिंग को अपनी बाहों में लिया और उसके माथे पर चूमा। छोटे साथी का गोल और गोल मटोल चेहरा तुरंत लाल हो गया। यांग ये को यह देखकर मजा आया और उसने मुस्कुराने से पहले उसके माथे पर फिर से चूमा। क्या है छोटे साथी, क्या तुम शर्मिंदा हो? क्या तुम्हें विरासत मिलने के बाद मानव रूप धारण करने में सक्षम नहीं होना चाहिए? क्या तुम्हें अभी भी यह नहीं मिला है? बैंगनी मिंग ने शर्मिंदगी के साथ यांग ये को घूरा और फिर उसने लकड़ी की मेज यांग ये को दे दी। फिर उसने अपने दोनों पंजों से अपना चेहरा ढक लिया और यांग ये के सिर के पीछे छिप गई। यांग ये ने ठहाका लगाया। उसने छोटे लड़के को चिढ़ाना बंद कर दिया और लकड़ी की तख्ती को अपनी मुट्ठी में थाम लिया, इससे पहले कि वह उसमें गहरी ऊर्जा की एक किरण छोड़ता, ठीक वैसे ही जैसे उस परिष्कृत आदमी ने डाली थी। इस बीच कंकाल ने अचानक तीखी चीख मारी। उफ, तुम्हें क्या हो गया है? यांग ये ने अतिशयोक्तिपूर्ण तरीके से कंकाल को देखा और कहा, तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है। बोलते समय उसने लकड़ी की पट्टिका में गहन ऊर्जा की एक और किरण छोड़ी। कंकाल लगातार हवा में लौटता रहा और दहाड़ता रहा। रुको, रुको, इंसान, रुको, नहीं तो मैं तुम्हें भी अपने साथ नीचे खींच लूंगा। तुम मुझे धमकी भी दे रहे हो। आओ कोशिश करो, देखते हैं कि तुम मुझे अपने साथ नीचे ला सकते हो या नहीं। यांग ये ने बोलते समय लकड़ी की पटिया में गहन ऊर्जा की एक और किरण भेजी और कंकाल दर्द से लगातार चीखने लगा।
उसे मार डालो, उसे मार डालो। इस बीच परिष्कृत आदमी की काफी हताश आवाज नीचे से गूंजी। लाश पूर्वज के यांग यी के नियंत्रण में होने के बारे में सोचते ही परिष्कृत आदमी का चेहरा भयावह रूप से पीला पड़ गया। उसके बाद यह निस्संदेह उनके लिए एक आपदा थी। स्थानिक पिंजरा। 3001 साल रियल्म विशेषज्ञों की आवाजें हवा में गूंज उठी, और फिर यांग ये के चारों ओर कई स्थानिक अवरोध एक दूसरे पर चढ़ गए। हालांकि बैंगनी मिंक ने बस अपना पंजा हिलाया, और फिर यांग ये के चारों ओर के स्थानिक अवरोध तुरंत विकृत हो गए। बस एक पल बीता और एक विस्फोट हुआ और सभी स्थानिक अवरोध तुरंत नष्ट हो गए। झाओ झानफेई और अन्य लोगों के भाव बदल गए। यांग ये ने उस छोटे लड़के की तरफ देखा। उसने एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान दिखाई, और फिर उसने यांग ये के कान खुजलाना शुरू कर दिया जैसे कि वह कह रही हो, मैं कमाल की हूं, है न? यांग ये मुस्कुराया, और फिर उसने कंकाल को देखा और कहा, अब इन एक साल रियल्म विशेषज्ञों को मारने में मेरी मदद करो। बेशक तुम मना करना चुन सकते हो, लेकिन ऐसा न करना तुम्हारे हित में है। अन्यथा मैं तुम्हारे लिए जीना मौत से भी बदतर बना दूंगा। इसके अलावा मुझे धमकी मत दो, क्योंकि जब तक तुम वास्तव में अर्धसंत क्षेत्र या सम्राट क्षेत्र को प्राप्त नहीं कर लेते, अन्यथा तुम मुझे अपने साथ ले जाने का सपना देख सकते हो। कंकाल का शरीर लगातार कांप रहा था, मानो वह हिचकिचा रहा हो। यांग ये की निगाहें ठंडी हो गईं, और वह कंकाल को भयानक दर्द का अनुभव कराने वाला था। इस बीच कंकाल ने जल्दी से अपने रक्त लाल कृपाण को उन एक साल रियल्म विशेषज्ञों पर घुमाया। रक्त लाल प्रकाश की अनगिनत किरणें निकलीं, और इसने आसपास के कुछ एक साल रियल्म विशेषज्ञों को तुरंत नष्ट कर दिया। लाश पूर्वज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? परिष्कृत आदमी क्रोधित हो गया। मेरी हिम्मत? तुम मूर्ख हो। लाश का पूर्वज हताश था। अगर यांग ये और झूगे के बीच चुनाव करना होता, तो वह चाहता कि झूगे के पास आत्मा नियंत्रण की गोली हो। लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि झूगे वास्तव में आत्मा नियंत्रण की गोली खो देगा। ऐसा होने देने के लिए वह कितना मूर्ख है। हर बार जब वह सोचता कि यांग ये उसे कैसे नियंत्रित और गुलाम बनाएगा, तो लाश का पूर्वज इतना क्रोधित हो जाता कि वह चाहता कि वह पूरी दुनिया को नष्ट कर दे। स्विश। रक्तलाल प्रकाश की अनगिनत किरणें लगातार आसपास की ओर बढ़ रही थीं। कुछ एक साल रियल्म विशेषज्ञों ने सेना में शामिल होकर मुश्किल से उनका विरोध किया, लेकिन समस्या यह थी कि जब उन्होंने लाश पूर्वज पर हमला किया तो उनके हमलों का कोई असर नहीं हुआ। वह पूरी तरह से सुरक्षित था। तो वे ऐसी लड़ाई कैसे लड़ सकते थे? लाश पूर्वज का भौतिक शरीर एक साथ दायरे के गहनों के सामने अजेय था। मार डालो। ठीक इसी समय आकाश में एक भयंकर चीख गूंजी। यांग ये ने जब यह आवाज सुनी तो वह बहुत खुश हुआ, क्योंकि यह डिंग शाओयाओ थी। यांग ये ने अपने दिल में आदेश जारी करने में संकोच नहीं किया, और उसकी तलवारें उड़ गईं और महान हान साम्राज्य के महान दायरे के रक्षकों की ओर बढ़ गईं। उसके कंधे पर बैठी बैंगनी मिंग भी बेकार नहीं खड़ी रही। उसने लगातार अपने पंजे हिलाए, और फिर बैंगनी प्रकाश की कई किरणें लगातार चमक उठीं। व्यवहारिक रूप से बैंगनी प्रकाश से प्रभावित हर एक डीपॉफर तुरंत मर गया। हालांकि एक साथ दायरे के 5वें रैंक और उससे ऊपर के कुछ डीपॉफर मौत से बचने में सक्षम थे, लेकिन वे कम से कम गंभीर रूप से घायल हो गए थे, और उन्होंने लड़ने की अपनी क्षमता पूरी तरह से खो दी थी। कोई भी यांग यी, कंकाल या उस छोटे से आदमी का विरोध करने में सक्षम नहीं था। वे जहां भी जाते, उनके दुश्मन या तो मर जाते या घायल हो जाते। डिंग शाओयाओ द्वारा एक साल रियल्म विशेषज्ञों को युद्ध में ले जाने के बाद यह तुरंत एक तरफा लड़ाई बन गई, और लगभग 5 मिनट ही बीते थे कि एक साल्टेड हान साम्राज्य के लगभग 500 एक साल रियल्म विशेषज्ञ मारे गए। पीछे हटो, सभी पीछे हटो, तुरंत। झाओ झानफेई ने नीचे से पागलों की तरह दहाड़ लगाई, और फिर वह सबसे पहले वहां से निकल गया और एक समूह का नेतृत्व करते हुए एक साल हान साम्राज्य की ओर बढ़ गया। अगर यांग यी और कॉपस एंसेस्टर को व्यस्त रखने वाला कोई नहीं होता, तो भले ही वे अंत में लड़ाई जीत जाते, लेकिन वे मुश्किल से ही जीत पाते, और वह ऐसा कुछ नहीं चाहता था। हमारा काम खत्म हो गया। युआन तियान का चेहरा पीला पड़ गया जब उसने झाओ झानफेई और अन्य लोगों को पीछे हटते देखा, और उसकी आंखों में मौत का रंग भर गया। एक बार जब महान हान साम्राज्य पीछे हट गया, तो मूल विद्यालय संभवतः यांग यी की सेनाओं का विरोध कैसे कर सकता था। इस क्षण वह अंततः समझ गया कि मूल स्कूल केवल एक मोहरा था जिसे उत्कृष्ट हान साम्राज्य किसी भी समय त्याग सकता था। यांग ये, तुम जीत गए हो। मेरा ओरिजिन स्कूल आत्मसमर्पण करता है। ठीक इसी समय युआन तियान की आवाज ओरिजिन स्कूल के ऊपर आसमान से गूंजी। सभी ने लड़ना बंद कर दिया। ओरिजिन स्कूल के कितने एक साल रियल्म विशेषज्ञ बचे हैं? यांग ये ने डिंग शाओयाओ से पूछा। डिंग शाओयाओ ने कहा, 100 से अधिक। यांग ये ने सिर हिलाया, और फिर उसने कहा, मार डालो। मूल विद्यालय के सभी एक साथ दायरे के विशेषज्ञों को मार डालो। जहां तक एक साथ दायरे से नीचे के लोगों की बात है, जो भी विरोध करने की हिम्मत करे उसे मार डालो। क्या यांग ये आत्मसमर्पण करने के बाद ओरिजिन स्कूल पर भरोसा कर सकता था? जवाब था नहीं। यांग ये का मानना कि अगर लुओ जून फिर से दक्षिणी क्षेत्र में आता है, तो ओरिजिन स्कूल शायद तुरंत लुओ जून की बाहों में आ जाएगा।
इसलिए अगर उसने पूर्ण लाभ होने पर इस संभावित परेशानी का सफाया नहीं किया तो यांग ये को भी लगा कि वह एक मूर्ख होगा। डिंग शाओयाओ ने यांग ये की ओर देखा, जबकि उसकी आंखों में प्रशंसा के भाव थे। उसे डर था कि यांग ये युआन तियान के अनुरोध पर सहमत हो जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ओरिजिन स्कूल एक अस्थिर चर बन जाएगा। आखिरकार यह किसी भी समय उन्हें धोखा दे सकता है। इसके अलावा यांग ये ने अभी अभी ओरिजिन स्कूल के बहुत से विशेषज्ञों को मार डाला था, और उन विशेषज्ञों के निश्चित रूप से ओरिजिन स्कूल में दोस्त, प्रियजन या शिष्य थे। वे लोग यांग ये से नफरत कैसे नहीं कर सकते थे। सौभाग्य से यांग ये ने कोई अदूरदर्शिता या नरमी नहीं दिखाई। मार डालो, उन सभी को मार डालो। डिंग शाओयाओ की आवाज ओरिजिन स्कूल के ऊपर हवा में गूंज उठी। एक क्षण में अनगिनत चीखें गूंज उठीं। यांग ये, युआन तियान की दहाड़, जिसमें आक्रोश था, बादलों के बीच से ऊपर तक गूंज उठी। यांग ये ने युआन तियान पर कोई ध्यान नहीं दिया और केवल लाश के पूर्वज और छोटे साथी को झाओ झानफेई की खोज में ले गया। झाओ झानफेई की सेना के पीछे हटने के बाद ओरिजिन स्कूल डिंग शाओयाओ का विरोध करने में सक्षम नहीं था, और यह व्यवहारिक रूप से एक तरफा नरसंहार था। ओरिजिन स्कूल के अनगिनत शिष्य एक एक करके मारे जा रहे थे। युआन तियान की अभिव्यक्ति काफी भयावह और क्रूर थी। मुझे उसे मारने की अनुमति दो। ठीक इसी समय सम्राट क्षेत्र का एक सर्वोच्च बुजुर्ग जो युआन तियान के पीछे खड़ा था, यांग ये की ओर चमक उठा। मत करो, युआन तियान गुस्से से दहाड़ा। हालांकि अभी भी थोड़ी देर हो चुकी थी। जब वह सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ यांग यी के ऊपर हवा में आया और हमला करने ही वाला था, तो एक ताड़ का पेड़ अंतरिक्ष से गुजरा, तुरंत बूढ़े आदमी के ऊपर दिखाई दिया और फिर जोर से नीचे गिरा। टकराना, वह बुजुर्ग और अंतरिक्ष का वह विस्तार तुरंत गायब हो गया। युआन तियान और अन्य लोग आश्चर्यचकित थे। एक अर्ध संत क्षेत्र विशेषज्ञ वास्तव में इस हद तक दुर्जय है। इस बीच ओरिजिन स्कूल के सदस्यों का पूरी तरह से कत्लेआम कर दिया गया था, और दक्षिणी क्षेत्र का एक समय का नंबर 1 संप्रदाय भी ऐसे ही नष्ट हो गया था। यांग ये, मैं तुम्हें मार डालूंगा या कोशिश करते हुए मर जाऊंगा। लुओ जून, बस तुम इंतजार करो। हालांकि वह यांग ये से नफरत करता था, लेकिन वह लुओ जून और श्रेष्ठ हान साम्राज्य से और भी ज्यादा नफरत करता था। क्योंकि अगर श्रेष्ठ हान साम्राज्य ने मूल विद्यालय को नहीं छोड़ा होता तो उसका वध बिल्कुल नहीं होता। कम से कम वह अपनी विरासत का कुछ हिस्सा तो बचा ही पाता। लेकिन अब पूरा मूल विद्यालय कत्ल हो चुका था और केवल कुछ सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ ही बचे थे। चलो चलें। युआन तियान ने अंतिम बार ओरिजिन स्कूल पर नजर डाली, जो अब उजाड़ का दृश्य था, और फिर वह ओरिजिन स्कूल के अन्य सर्वोच्च बुजुर्गों का नेतृत्व करते हुए वहां से गायब हो गया। क्या हम उन्हें ऐसे ही जाने देंगे? जानवर सम्राट ने कहा। संस्थापक सम्राट ने कहा, जब तक यांग यी के स्वामी कोई कदम नहीं उठाते, अन्यथा हम उन सभी को मारने में सक्षम नहीं हैं। इससे अनंत संभावित परेशानियां पैदा होंगी। जानवर सम्राट ने कहा। संस्थापक सम्राट ने हंसते हुए कहा, ऐसा जरूरी नहीं है। भले ही वह यांग ये को मारने के अलावा और कुछ नहीं चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि वह लुओ जून को भी मारने के अलावा और कुछ नहीं चाहता। आखिरकार त्याग दिए जाने पर वाकई बहुत दुख होता है। आइए भविष्य में इस पर अधिक ध्यान दें ताकि वह कोई चाल न चल सके। जानवर सम्राट ने कहा। बेशक, संस्थापक सम्राट ने सिर हिलाया। जब झाओ झानफेई और अन्य लोग प्राचीन डोमेन शहर की ओर भागे, तो अनगिनत काले कपड़े पहने विशेषज्ञ शहर से बाहर निकल आए थे, और फिर उन्होंने झाओ झानफेई के समूह पर हमला कर दिया। ठंडी रोशनी की अनगिनत किरणें चमकी, इससे पहले कि एक दर्जन से अधिक एक्साल्ट रियल्म विशेषज्ञ तुरंत आसमान से गिर पड़े। मैं आप सबका इंतजार कर रहा था। शहर के गवर्नर लू की आवाज शहर के ऊपर आसमान में गूंज उठी। लू युवानहाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? झाओ झानफेई ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा। क्या तुम्हें डर नहीं है कि मेरा महान हान साम्राज्य पूरे प्राचीन डोमेन शहर को कुचल देगा? मैं इंतजार करूंगा, लू युवानहाओ ने कहा। इस बीच लाश के पूर्वज यांग ये और छोटा सा साथी पकड़ में आ गया था। उन्होंने अपनी सांसें बिल्कुल भी बर्बाद नहीं की। वे बस एक साथ दायरे के विशेषज्ञों के समूह पर टूट पड़े और उनके सामने खड़े किसी भी दुश्मन को मार डाला। हा, चलो जी भरकर मारते हैं। हा। लाश का पूर्वज उन्हें मारते हुए पागलों की तरह हंसने लगा। झाओ झानफेई का चेहरा तब विकृत हो गया था जब उसने यांग ये के 3 लोगों के समूह को अपनी सेना का वध करते देखा था, और फिर वह प्राचीन डोमेन शहर की ओर दहाड़ता हुआ आगे बढ़ा। अन कबीले, तुम अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? क्या यह हो सकता है कि तुम नश्वर सम्राट को धोखा देने का इरादा रखते हो? कुछ क्षण के मौन के बाद काले कपड़े पहने अनगिनत आकृतियां शहर से बाहर निकल आईं। वे सभी 9वीं रैंक के एक्साल्ट रियल्म विशेषज्ञ थे और उनकी संख्या कम से कम 100 थी। काले कपड़े पहने एक महिला काले कपड़े पहने आकृतियों के समूह के सामने खड़ी थी, और यह वह हत्यारा संप्रभु था जो सम्राट क्षेत्र में था। यांग ये ने उन पर एक नजर भी नहीं डाली और कहा, कत्लेआम जारी रखो। मैं कसम खाता हूं कि अगर उन्होंने हम पर हमला करने की हिम्मत की तो मैं आज दक्षिणी एन कबीले का सफाया कर दूंगा। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि
कृपया MP स्टोरी बॉय चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।